जीवन की इकाई है ना, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे बेटा, ठीक है जी, ओके जी। सो देखिए इस चैप्टर में हम यूकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे थे और उस यूकैरियोटिक कोशिका में हमने कोशिकांग, यूकैरियोटिक कोशिका में हमने सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली पढ़ ली थी, कोशिका भित्ति पढ़ ली थी, कोशिका अंगकों में हमने अंत्य झिल्ली का तंत्र में अंतःप्रेरक द्रव्य जालिका पढ़ लिया था, गोल्जी काय पढ़ लिया था, लाइसोसोम पढ़ लिया था, रसधानी पढ़ लिया था, यहां तक की बातें हमने कर ली थी, यहां तक, ठीक है। रसधानी तक हम ये कोशिका अंगक पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे के जो कोशिकांग हमें पढ़ने हैं वो कौन से पढ़ने हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट कोशिका अंगक जो आने वाला है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो मैं एनसीईआरटी भी लाया हूं और अपने तरीके से भी पढ़ाऊंगा, तो दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, ठीक है। ओके सुमित कश्यप, चल आगे बढ़ते हैं। हैप्पी बर्थडे भाई। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करने वाले बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है जी, ओके। सो अभी पढ़ाई स्टार्ट कर दें, स्टार्ट कर दें, बातें मत करिए, बातें मत करिएगा, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करने वाले हैं बेटा जी, यहां पर सीधा सीधा ध्यान से सुनिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित एनसीईआरटी में बहुत कम चीजें लिखी हुई हैं और हम एनसीईआरटी ही पढ़ने वाले हैं दोस्त, प्रॉपर एनसीईआरटी। इसके अलावा बहुत सारी चीजें, माइटोकॉन्ड्रिया को किसने देखा, किसने नाम दिया, बेंडर ने नाम दिया, ऑल्टमैन ने खोजा, बहुत सारी चीजें नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑल्टमैन नहीं लिखा हुआ है, बेंडा नहीं लिखा हुआ है, लेक्चर्स में बताया गया है, आप जब नोट्स बनाए तो लिख सकते हैं। अभी प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड हम चीज पढ़ने वाले हैं। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, सूत्र कणिका बोलते हैं। सबसे पहला बिंदु जो यहाँ पर लिखा गया है कि भैया अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में या माइक्रोस्कोप में अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है तो उसके ऊपर एक स्पेशल डाई डालनी पड़ेगी। क्या क्या कि अगर आपको माइटोकॉन्ड्रिया को देखना है माइक्रोस्कोप में तो आपको डाई डालनी पड़ेगी। क्या डालनी पड़ेगी, एक डाई डालनी पड़ेगी, उसका अभिरंजन करना पड़ेगा। देख क्या लिखा हुआ, सूत्र कणिका को विशेष रूप से अभिरंजित नहीं किया जाता तब तक सूक्ष्मदर्शी में इसे आसानी से देखा नहीं जा सकता। क्या क्या मीनिंग है, जब तक माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर आप कोई विशेष डाई, कोई कलर नहीं चढ़ाएंगे, डाई नहीं डालेंगे तो आप माइटोकॉन्ड्रिया को नहीं देख सकते हैं। अब प्रश्न यहां पर आता है सर कौन सी डाई, है ना, प्रश्न यहां पर आता है कौन सी डाई डालते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए। तो बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित किया जाता है एक डाई से, और वो जो डाई जो है उसका नाम याद रख सकते हैं तो रखिएगा, नहीं याद रख सकते तो मत याद रखना। जेनस ग्रीन, ये एक डाई है जिसका नाम है क्या, जेनस ग्रीन, याद रखना जेनस ग्रीन, पूरा नाम इसका जेनस ग्रीन बी है। जेनस ग्रीन बी ये एक डाई है, इस डाई का इस्तेमाल करते हैं जो ग्रीन कलर देती है किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को, जिसकी वजह से माइटोकॉन्ड्रिया सूक्ष्मदर्शी में देखे जा सकते हैं। खत्म खल्लास, इतनी सी बात थी। पढ़ाई पर फोकस करिए, पढ़ाई पर फोकस नहीं करेंगे आप सोचेंगे मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर दूंगा तो फिर पढ़ाई नहीं होने वाली है, वो सिर्फ बातें हो जाएंगी। तो प्लीज फोकस यहां पर करें, है ना। जब यहां पर फोकस करेगा तो चीजें समझ में भी आएंगी और तेरे डाउट्स ऑटोमेटिकली रिजॉल्व भी हो जाएंगे। अगर नहीं पढ़ेगा बार बार कमेंट सेक्शन में हेलो सर हेलो सर हेलो सर, ये सर वो सर, ऐसा सर वैसा सर, तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, एक डाई डालनी पड़ेगी किसके ऊपर, माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित करना पड़ेगा, उसके ऊपर कलर डालना पड़ेगा। ये डाई का नाम है जिससे माइटोकॉन्ड्रिया को अभिरंजित किया जाता है, कलर दिया जाता है जिससे उसको हम आसानी से देख सकते हैं किसमें, सूक्ष्मदर्शी में। जब तक डाई नहीं डालोगे तो नहीं देख पाओगे, डाई डालोगे तो आप देख लोगे। चल अब आगे बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिका के अंदर एवरेज कितने होते हैं, या औसतन एक कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या किस पे डिपेंड करती है। मैंने सिंपल सी बात बोली, एक मेरी त्वचा की कोशिका है ना, और एक पक्षी जो है उस पक्षी के जो पंख जो है उसकी कोशिका है। क्या, एक पक्षी के पंखों की कोशिका और एक मेरी त्वचा की कोशिका। थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए कहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी, जहां पर कार्य ज्यादा होएगा। देखिए आप जानते हैं अच्छे तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, 10वीं कक्षा में 9वीं कक्षा में आप सब जानते हैं, क्या 10th क्लास में ही बोल दिया, 9th क्लास में ही बोल दिया था, क्या पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोला था, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला था। ऊर्जा ग्रह बोलते हैं किसको, माइटोकॉन्ड्रिया को। किसका बेटा जी, एक कोशिका का, है ना। तो कोशिका का ऊर्जा ग्रह अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो जिस कोशिका में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी,
जिस कोशिका में ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होगी वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी कि कम होगी? ऑब्वियस सी बात है, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। सो यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है क्या कि प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या जो है वो अलग अलग होती है। ये किस पर डिपेंड करेगा कि जितना कार्य सक्रिय रूप से कोशिका करेगी उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या होंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। जहां एटीपी की जरूरत ज्यादा होगी, जहां माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत ज्यादा होगी, उस कोशिका में जिस कोशिका में एटीपी की जरूरत ज्यादा होगी, एनर्जी की जरूरत ज्यादा होगी, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई एक मेरे पैरों की कोशिका और एक मेरे हाथ की कोशिका, कहां पर ज्यादा जरूरत है माइटोकॉन्ड्रिया की? तो ऑब्वियस सी बात है पैरों की, क्योंकि आपके पैर पूरा दिन भर चलते हैं कंपैरेटिव टू हाथ, है ना। तो एक सिंपल सा लॉजिक था क्या कि जहां कार्य ज्यादा, जिस कोशिका का कार्य ज्यादा, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज्यादा। ये सिंपल से दो बिंदु है अभी तक हमने माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़े हैं। किसमें? एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी बोलती है कि भैया जब तक आप माइटोकॉन्ड्रिया को कलर नहीं डालोगे, डाई नहीं डालोगे, आप उसको माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाओगे। कौन सी डाई? ये आपको डाई का नाम बता दिया। दूसरा, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या हर कोशिका में अलग अलग होती है। डिपेंड करता है कि कौन सी कोशिका ज्यादा क्रियाशील होती है। जो ज्यादा क्रियाशील उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, जो कम क्रियाशील उसमें माइटोकॉन्ड्रिया कम। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब आगे बढ़ते हैं। अब बात कर रखी है साहब इनका आकार और आकृति कैसी होती है। सबसे पहले हम इनकी आकृति देख लेते हैं। ये तश्तरी नुमा या बेलनाकार आकृति के होते हैं। तश्तरी नुमा बेलनाकार का मतलब ये होती है तश्तरी और ये होता है बेलनाकार। तो इस तरीके से या तो तश्तरी के रूप में होते हैं या बेलनाकार। बेलनाकार तो आपको पता है सिलेंडर के जैसी। तश्तरी वो देखिए ना, वो डिस्क फेंकते हैं ना, वो खेलते हैं ना जब देख, इस तरीके से एक फेंकने वाली चीज होती है सामने से, फिर वो पकड़ता है इस तरीके से। तश्तरी नुमा हो सकती है या डिस्क शेप हो सकती है, इसको डिस्क बोलते हैं। या तो डिस्क शेप होगी, तश्तरी नुमा होगी, या सिलेंड्रिकल होगी। याद रखना, या तो सिलेंड्रिकल होंगे या डिस्क शेप में होंगे। यानी आकृति सिंपल सी, या तो तश्तरी नुमा होंगे या बेलनाकार आकृति के होंगे। ठीक है, फिर इनका माप देखते हैं। इनकी लंबाई जो है 1 से 4 माइक्रोमीटर। याद रखना है इनकी क्या है? लंबाई है 1 से 4 माइक्रोमीटर। इनकी लंबाई है कितनी? 1 से 4 माइक्रोमीटर इनकी लंबाई है। और इनका व्यास जो है 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है। याद रखना इनका व्यास जो है, इनका व्यास जो है वो कितना है? याद रखना कितना? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है। एवरेज बता रखा है 0.5 माइक्रोमीटर है। ये बता रखा है यहां पर कितना, कि इनका व्यास कितना है दोस्त? व्यास, सर ये सारी चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जी हाँ, बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी। लंबाई कितनी? 1 से 4 माइक्रोमीटर। व्यास कितना है इनका? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर है। यानी औसतन कितना है? 0.5 माइक्रोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट, अब यहां से यहां जो चीज बता रखी है बहुत सिंपल तरीके से तुमको समझा रखी है दोस्त। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जब होते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इन माइटोकॉन्ड्रिया की अगर मैं बात करूं तो ये दोहरी झिल्ली से ढके होते हैं। कितनी झिल्ली है सर? 2 झिल्ली है। सर आपने दूसरी वाली झिल्ली गलत बनाई है। मैंने कहा रुक जा, अभी बना रहा हूं, प्रॉपर बनाऊंगा। लेकिन वो बनाने से पहले जरा इधर देख, क्या एक झिल्ली जब होएगी तो अंदर एक अवकाश होगा? हाँ सर। अंदर खाली जगह है? हाँ सर। दिख रही है खाली जगह? हाँ। अब एक और झिल्ली अगर आ जाए तो क्या ये खाली जगह 2 भागों में बट जाएगी? सोच, जब तक एक झिल्ली थी तो एक ही खाली जगह थी। हाँ सर, एक ही कक्ष था, एक ही खाली जगह थी, है ना। लेकिन जैसे ही एक और झिल्ली आ जाएगी तो हम ये नहीं बोलेंगे ये जो खाली जगह जो है ये 2 भागों में बट गई है। हाँ सर, कौन कौन सा? एक बाहरी कक्ष है, ये बाहरी कक्ष है, और ये अंदरूनी कक्ष है, अंत्य कक्ष बोल देते हैं। तो 2 भागों में ये क्षेत्र बट चुका है। अब ये किसने बांटा? सोच, अगर ये झिल्ली नहीं आती, अंदरूनी झिल्ली नहीं आती, तो क्या ये खाली जगह 2 भागों में बटती? नहीं बटती ना। तो बाहरी कक्ष और अंदरूनी कक्ष में बांटने के लिए जिम्मेदार कौन सी थी? झिल्ली थी। बाहरी झिल्ली की अंदरूनी झिल्ली? सर अंदरूनी झिल्ली। अब जो अंत्य कक्ष जो होता है इसको हम बोलते हैं आधात्री। जो अंदर वाला जो कक्ष जो है, अंदर वाली जो खाली जगह है उसको हम क्या बोलते हैं? आधात्री बोलते हैं। ठीक है, अंदरूनी झिल्ली जो होती है, ये वाली झिल्ली जो आपको दिखाई दे रही है, ये वाली झिल्ली बहुत सिंपल तरीके से बच्चों वाली चीज है।
ये वाली झिल्ली जो होती है ये कहीं अंदर की तरफ वलन ले लेती है और उन वलनों को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है। जी हाँ, आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये वाले जो अंदर वाले जो वलन होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या नाम देते हैं सर, क्रिस्टी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, क्रिस्टी। तो क्रिस्टी क्या थे, अंदर वाली झिल्ली अंदर की तरफ वलन ले लेती है, उस वलनों को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया था दो झिल्लियों से ढका हुआ था, एक बाहर वाली झिल्ली थी, एक अंदर वाली झिल्ली थी। अंदर वाली झिल्ली के कारण आपका एरिया जो था, अंदर क्षेत्र जो था वो दो भागों में बट गया, एक बाहरी कक्ष में बट गया और एक अंदरूनी कक्ष में बट गया है। जो अंदरूनी कक्ष है उसको हम क्या बोलते हैं, आधात्री बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, आधात्री बोलते हैं। क्या नाम देते हैं, आधात्री कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब इधर देखिएगा, ये वाली चीज जो मैंने आपको बताई है यही वाली चीज यहां पर लिखी हुई, आप पढ़िए यहां पर क्या लिखा हुआ, देखिए लिखा हुआ है सूत्र कणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो है दोहरी झिल्ली युक्त संरचना है। यस सर, दो झिल्लियों से बनी हुई है जिसकी एक बाहरी झिल्ली है, हाँ सर, और एक भीतरी झिल्ली है। एक बाहर वाली झिल्ली है और एक भीतरी झिल्ली है। जो अवकाशिका का मतलब क्या होता है, अवकाश का मतलब खाली जगह। जो ये अंदरूनी वाली झिल्ली जो है ये उस खाली जगह को दो भागों में, दो कक्षों में बांट देती है। एक बाह्य कक्ष है और एक भीतरी कक्ष है। एक बाहर वाला एरिया था, एक बाहर वाला एरिया है ये वाला, और एक अंदर वाला एरिया है। ठीक है, जो अंदर वाला एरिया जो है, जो भीतरी कक्ष है, उसको हम आधात्री बोलते हैं। इंग्लिश में इसको हम मैट्रिक्स भी कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। और जो बाहरी और जो आधात्री बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। बाहरी वाली जो झिल्ली जो है, बाह्य कला, क्या बाह्य कला, बाह्य कला मतलब ये जो बाहर वाली जो झिल्ली है, इसको मैं लिख देता हूं बाह्य कला। बाह्य कला, बाह्य कला मतलब बाहरी झिल्ली, और ये है अंत्य कला, अंत्य कला यानी अंदरूनी झिल्ली। तो आपके पास दो झिल्लियां हैं, एक बाहरी झिल्ली है और एक अंदरूनी झिल्ली है। अब यहां पर लिखा हुआ है कि बाह्य झिल्ली जो है सूत्र कणिका की, वो बाहर की सीमा बनाती है। अब आप सीधी सी बात है, ये जो बाहर वाली झिल्ली है क्या बना रही है सर, ये बाहर की एक सीमा बना रही है। जी हाँ, क्या बना रही है, बाहर से एक सीमा बना रही है, अंदरूनी चीजों को प्रोटेक्ट करेगी। सिंपल सा था। अब लिखा हुआ अंत्य झिल्ली कई आधात्री की तरफ अंतरवलन बनाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। एक को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टो कहते हैं। सिंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टो। सभी को मिलाकर क्या बोला जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। अब ये क्रिस्टी क्या कर रही है, ये किससे संबंधित है, आइएगा ध्यान से सुनिएगा बेटा जी। यहाँ पर ये जो क्रिस्टी जो यहाँ पर मिल रही है, इस क्रिस्टी पर क्या मिल रहे हैं, कुछ टेनिस के समान संरचनाएं मिल रही है। क्या, कुछ टेनिस के जैसी संरचनाएं मिल रही हैं। ये कुछ टेनिस के समान क्या मिल रही हैं, संरचनाएं मिल रही हैं। इन संरचनाओं को, ये जो टेनिस के समान जो संरचना है, इनको बोला जाता है ऑक्सीसोम कहा जाता है। इनको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीसोम, या इनका दूसरा नाम होता है F0 F1 कण बोला जाता है। अब ये क्या होते हैं, ये किससे संबंधित होते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये जो F0 F1 कण जो होते हैं, ये टेनिस के रैकेट के जैसी संरचना होती है, जिनमें इनका आधारीय भाग जो होता है वो कहलाता है F0। ये वाला भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं F0, और फूला हुआ भाग जो होता है इसको हम बोलते हैं F1। और इसके अंदर एक एंजाइम मिलता है जिसका नाम होता है ATP सिंथेज। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है ATP सिंथेज बोलते हैं। क्या नाम होता है, ATP सिंथेज बोलते हैं, ATP सिंथेज। तो ATP सिंथेज जो है वो कौन है, एक एंजाइम है। जो एंजाइम कहां पर मिल रहा था गुरु, यहां पर मिल रहा है। ये एंजाइम मिल रहा है यहां पर F1 भाग में। अब इस एंजाइम का कार्य क्या होता है बेटा, इसका कार्य होता है, याद रखना, ये क्या कार्य करता है, ये ATP का निर्माण करता है। ATP का निर्माण करने के लिए इस एंजाइम की आवश्यकता होती है। कैसे करता है वो आप पढ़ेंगे एक चैप्टर में जिसका नाम है पौधों में श्वसन। वो जो चैप्टर है वहां पर बताया गया है।
अभी के लिए सिर्फ इतनी सी बात सुनिएगा, समझिएगा। क्या बोला? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो अंदरूनी झिल्ली थी जिसने अंदर की तरफ वलन लिए थे, उन वलनों को हमने क्या नाम दिया था? क्रिस्टी। और इस क्रिस्टी पर मिल रहे थे क्या? F0 F1 कण, जिसको हम ऑक्सीसोम बोलते हैं। ऑक्सीसोम की संरचना एक टेनिस के रैकेट जैसी होती है, जिसमें नीचे वाला भाग जो होता है, आधार जो होता है, F0 कहलाता है, ऊपर वाला F1 कहलाता है। इस F1 भाग के अंदर क्या मिलता है? एक एंजाइम जिसका नाम है एटीपी सिंथेज, जिसका कार्य क्या होता है? एटीपी का निर्माण होता है। तो क्या इसको अगर मैं एनसीईआरटी में पढ़ूं तो जरा देखिए क्या लिखा हुआ है। क्रिस्टी जो होती है वो क्षेत्रफल को बढ़ाती है, बिल्कुल बढ़ाएगी, आप अच्छे तरीके से जानते हैं। एक सीधी झिल्ली है और एक इस तरीके से मुड़ी हुई झिल्ली है। किसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा? ऑब्वियस सी बात है, आपने सुना होगा हमारी आंतों के अंदर कुछ अंकुर, सूक्ष्म अंकुर मिलते हैं। हाँ सर, वो क्या बढ़ाते हैं? क्षेत्रफल बढ़ाते हैं। भाई सीधी सी बात है, यहां से कोई पदार्थ आ रहा है, मान लीजिए पदार्थ है, ये सीधा सीधा जा रहा था, क्या ये संपर्क में आएगा? नहीं। लेकिन यहां से अगर कोई पदार्थ जाएगा तो क्या इस मुड़े हुए भाग के संपर्क में आएगा? यानी क्षेत्रफल बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया किसको पकड़ने का? तो बात ये आ रही है क्या कि जो भी वलन जो होते हैं ना, जो भी घुमाव जो होते हैं, वो क्या बढ़ाते हैं? क्षेत्रफल को इंक्रीज करते हैं, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। तो यही चीज यहां पर बता रखी थी। क्या क्रिस्टी जो होती है वो क्षेत्रफल को बढ़ाती है। दोनों झिल्लियां जो होती हैं उनमें विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसमें से पर्टिकुलरली जो अंदरूनी झिल्ली जो होती है, कौन सी अंदरूनी झिल्ली जो होती है वो संबंधित होती है किससे? वायवीय श्वसन से। अब सर वायवीय श्वसन क्या होता है? बहुत सिंपल तरीके से बताऊंगा। वायवीय श्वसन का मतलब क्या होता है? जब हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल निकलता है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी श्वसन कहलाती है, जिसमें बनती है एटीपी। किसका निर्माण होता है? एटीपी का। साथ ही साथ एंजाइमों की जरूरत होती है। 6 ऑक्सीजन, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल के अणु और 38 एटीपी बनती है एक ग्लूकोज के अपघटन से। इस प्रक्रिया को हम क्या बोल रहे हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? वायवीय श्वसन कहलाती है। अब गुरु जरा सोच, वायवीय श्वसन करने में क्या तुमको एंजाइम चाहिए? हाँ सर। क्या तुमको ग्लूकोज को तोड़ना है? हाँ सर। क्या तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए? हाँ सर। क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या निकलेगा? जल। सारी चीजें छोड़, मेन क्या बनाना है? सर एटीपी बनाना है। क्यों? क्योंकि अगर मैं चल रहा हूं, खा रहा हूं, उठ रहा हूं, पी रहा हूं, इनफैक्ट सो भी रहा हूं, तो मेरे अंदर क्या खर्च हो रही है? एटीपी। कोई भी जैविक क्रिया करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता है। अगर मैं यहां पर लिख भी रहा हूं ना, तो मेरे अंदर क्या खर्च हो रही है? एटीपी। मैं बोल भी रहा हूं तो मेरी क्या खर्च हो रही है? एटीपी। यानी आपको एटीपी बनानी पड़ेगी, ऊर्जा का निर्माण करना पड़ेगा, और ऊर्जा का ग्रह कौन है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया किससे संबंधित होएगा? सर माइटोकॉन्ड्रिया जो होएगा, माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा कोशिकांग है हमारा जो संबंधित होएगा किससे? वायवीय श्वसन से, जहां पर किसका निर्माण किया जाएगा? एटीपी का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो सीधी सी बात लिखी हुई थी, क्या सूत्र कणिकाएं जो होती हैं वो किससे संबंधित होती है? सूत्र कणिका जो है वो वायवीय श्वसन से संबंध रखती हैं, जिसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में उत्पादित हो, जिसमें एनर्जी जो है किस रूप में बनती है? एटीपी के रूप में बनती है। इसी वजह से सूत्र कणिका को हम क्या बोलते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं। सिंपल, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका का शक्ति ग्रह जो होता है वो कौन होता है? आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब इसके अलावा 2 बिंदु और बचे हैं। क्या? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की आधात्री, इस आधात्री में क्या मिलेगा? तो बेटा इस आधात्री में मिलेंगे राइबोसोम। कौन मिलेंगे? सर राइबोसोम मिलेंगे। अब आप खुद सोचिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, ये जो राइबोसोम यहां पर मिलेंगे, ये राइबोसोम कौन से थे? क्या ये 70S थे? क्या ये 80S थे? जरा जल्दी से मुझे बताइएगा। क्या ये 70S थे? क्या ये 80S थे? बताइए फटाफट। ये 70S थे कि 80S थे? सर ये 70S थे। कौन से थे? 70S, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलते हैं। साथ साथ यहां पर क्या मिलेगा बेटा? एक गोलाकार डीएनए मिलेगा। क्या मिलेगा? एक गोलाकार डीएनए मिलेगा, और ये डीएनए बिल्कुल वैसे ही गोलाकार डीएनए है जैसा प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल मिलता है, जीनोमिक डीएनए मिलता है, वैसा ही डीएनए यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी मिलता है। तो 2 चीजें याद रखना, राइबोसोम 70S प्रकार का और डीएनए मिलेगा यहां पर। इसको प्लाज्मिड मत बोल देना गुड़िया, पढ़ाई किया करो। ये प्लाज्मिड नहीं है, प्लाज्मिड बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, जीवाणु कोशिका में मिलता है। ये प्लाज्मिड नहीं है, ये डीएनए है। ठीक है, याद रखिएगा, भूल ना जाइएगा। तो सिंपल सी बात यहां पर कर रखी थी दोस्त, क्या
कि यहां पर सूत्र कणिका के अंदर एक एकल का मतलब एक, वृत्ताकार का मतलब गोल, क्या मिल रहा है? डीएनए, यानी ये एक गोल डीएनए इस तरीके से मिल रहा है। साथ ही साथ इसमें क्या मिल रहा है? राइबोसोम मिल रहा है। कौन सा? 70S यहां पर क्या मिल रहा है? राइबोसोम मिल रहा है, जिसको हम क्या बोलेंगे? प्रोटीन की फैक्ट्री, जो प्रोटीन का क्या करेगा? निर्माण करेगा। ठीक है, अब यहां पर एक बिंदु और है क्या? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, इसके अंदर क्षमता है खुद के विभाजन की। ध्यान से सुनिएगा, क्या बोला हमने? ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास पावर है, ये आधे तरीके से खुद को कंट्रोल कर लेता है और आधे तरीके से ये मुख्य आनुवांशिक पदार्थ से कंट्रोल होता है। आप बोलेंगे सर समझ नहीं आया। मैंने कहा इधर देख, ध्यान से देख। मैंने कहा देख, ये एक कोशिका है। आपने बोला ठीक है। ये जो कोशिका जो है, तुमने बोला सर अच्छी नहीं लग रही है। मैंने कहा ले दूसरी ले ले। मैंने कहा मान ले ये कोशिका है, ठीक है, और ये जो कोशिका जो थी, इस कोशिका की अगर मैं बात करूं, इस कोशिका के अंदर आप मुझे बताइएगा क्या केंद्रक होता है? हाँ जी। कौन होता है? सर केंद्रक होता है। ये कौन है? मान लो जी ये केंद्रक है। ठीक है, ओके सर। इस केंद्रक के अंदर क्या मिलता है? सर इस केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ मिलता है। मैंने कहा बिल्कुल जनाब, केंद्रक के अंदर क्या मिलता है? सर डीएनए गुणसूत्रों के रूप में मिलता है। ठीक है, इस तरीके से आनुवांशिक पदार्थ मिलता है। अब मैंने बोला इस कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिकांग हैं, जिसमें अंतःप्राय द्रव्य जालिका भी हैं, जिसमें गोल्जिकाएं भी हैं, जिसमें लैनकाएं भी है, जिसमें आपके राइबोसोम भी हैं, है ना, जिसमें आपके लैनकाएं भी हैं, जिसमें आपकी रसधानी भी है, बहुत सारे कोशिकांग। अब मैंने आपसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछा, बांगड़ू जरा हमको ये बताइए, फटाफट बताइएगा, इतनी सी चीज बताने की कोशिश करिएगा कि एक कोशिका के समस्त कार्यों को कौन नियंत्रित करता है। जैसे मैंने तुमसे पूछा कि भाई आप मुझे बताओ, आपके बॉडी के सारे जो कार्य जो है उनको कौन नियंत्रित करता है? आपके शरीर का कौन सा भाग है जो आपके बॉडी के कार्यों को नियंत्रित करेगा? हाँ जी बेटा, बातें करने नहीं आया हूं, बातें करूंगा तो फिर हो लिया बेड़ा पार। तुम ये सोच रहे हो कि सर बातें करेंगे बातें करेंगे बातें करेंगे बातें करेंगे, अरे यार पढ़ ले भाई। हाँ जी, आपके शरीर के कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? आपके बॉडी के जो कार्य जो हैं उनको नियंत्रित कौन करता है? ब्रेन करता है। वेरी गुड, सीधी सी बात है। कौन करता है? केंद्रक करता है? आपके बॉडी के कार्य को कौन नियंत्रित कर रहा है? जरा सोच। मैं अगर यहां पर लिख रहा हूं तो सोच समझ कर लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं क्या नहीं लिख रहा हूं, क्या बोल रहा हूं क्या नहीं बोल रहा हूं। ये कौन नियंत्रित करेगा? मेरा हृदय करेगा कि मेरा ब्रेन करेगा? ब्रेन करेगा ना। यानी द डायरेक्टर ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टर यानी निर्देशक जो है वो कौन है? निर्देशक कौन है? डायरेक्टर ऑफ बॉडी। हमारे शरीर का डायरेक्टर कौन है? आप सीधा बोलेंगे सर मस्तिष्क है, ब्रेन है, जो सारे के सारे कार्यों को क्या करेगा? नियंत्रित करेगा। उसी प्रकार ये जो कोशिका जो है, इस कोशिका का निर्देशक कौन होता है? तो याद रखना, कोशिका जो होती है, इस कोशिका का निर्देशक जो होता है, इस कोशिका का निर्देशक जो होता है, डायरेक्टर जो होता है, वो कौन होता है? इसका केंद्रक होता है। कौन होता है? केंद्रक होता है। आखिर केंद्रक में कौन? केंद्रक के अंदर आनुवांशिक पदार्थ। केंद्रक के अंदर कौन है? आनुवांशिक पदार्थ है। यस सर, केंद्रक के अंदर कौन है? आनुवांशिक पदार्थ है। तो केंद्रक के अंदर जो आनुवांशिक पदार्थ है, भाई केंद्रक में कौन मिल रहा है? आनुवांशिक पदार्थ। तो एक कोशिका के समस्त कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक में मिलने वाला आनुवांशिक पदार्थ। तो हम क्या बोलते हैं? कोशिका का निर्देशक कौन? केंद्रक। केंद्रक में कौन? आनुवांशिक पदार्थ। डन, सिंपल सी बात। अब मैं तुमसे कह रहा हूं गुरु, ध्यान से सुनो। मान लो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। कौन है बेटा? ये माइटोकॉन्ड्रिया है। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी क्या मिल रहा है? खुद का डीएनए मिल रहा है। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी खुद का डीएनए मिल रहा है। कौन मिल रहा है बेटा? खुद का डीएनए मिल रहा है। अब एक कोशिका के अंदर डीएनए कहां मिल रहा है? उसके केंद्रक में मिल रहा है। और साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी डीएनए मिल रहा है। अब आप मुझे बताइएगा, मैंने बोला क्या अंतःप्राय द्रव्य जालिका के पास डीएनए था? नहीं। गोल्जिकाए के पास डीएनए था? नहीं। राइबोसोम के पास डीएनए? नहीं। लैनकाए लाइसोसोम के पास डीएनए? नहीं। क्या रसधानी के पास डीएनए था? नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के पास डीएनए है। मैंने बोला अंतःप्राय द्रव्य जालिका का निर्माण करना है, गोल्जिकाए का निर्माण करना है, राइबोसोम का निर्माण करना है, लाइसोसोम का निर्माण कर रहा है,
है, रसधानी का निर्माण करना है। यानी कोशिका के इन सारे कार्यों को कौन नियंत्रित कर रहा था? कोशिका का निर्देशक कौन? केंद्रक। लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के केवल 50% कार्यों को नियंत्रित कर रहा था। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है। ये आधे तरीके से तो नियंत्रित हो जाएगा, किससे? केंद्रक से, लेकिन आधे तरीके से ये खुद को नियंत्रित कर लेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास भी तो खुद का डीएनए है, इसके पास भी खुद का क्या है? डीएनए है। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। तो ये चीज याद रखनी है क्या, कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए है। तो क्या मैं इसको, सोचिए, क्या मैं इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोल सकता हूं? दिमाग लगाइए, क्या मैं इसको अर्ध स्वायत्त कोशिकांग बोल सकता हूं? अर्ध मतलब सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस, सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेली कह सकता हूं। सोचिए, अर्ध का मतलब क्या होता है? आधा। स्वायत्त, ऑटोनोमस का मतलब जो स्वयं अपने कार्य को नियंत्रित कर ले, यानी एक ऐसा कोशिकांग जो आधे तरीके से खुद के कार्य को नियंत्रित कर रहा है और आधे तरीके से ये केंद्रक से नियंत्रित हो रहा है। क्यों गुरु? आधे तरीके से क्यों हो रहा है नियंत्रित, पूरे तरीके से क्यों नहीं हो रहा? बाकी कोशिकांग तो पूरे तरीके से होते हैं, ये क्यों सिर्फ आधे तरीके से हो रहा है? ऐसी क्या खासियत है इसमें? तो इसके पास खुद का डीएनए है, और उसके पास खुद का डीएनए है तो ये अपने आधे से ज्यादा कार्यों को खुद ही कंट्रोल कर लेता है। जैसे ये खुद का विभाजन करने में सक्षम होता है। क्या? ये खुद का विभाजन करने में सक्षम होता है। क्यों? क्योंकि इसके पास खुद का क्या मिल रहा है? डीएनए मिल रहा है। सोच, इस डीएनए अपनी एक कॉपी बनाई। एक डीएनए से कितने डीएनए हो गए गुरु? एक से कितने हो गए? 2 डीएनए हो गए। कितने डीएनए हो गए सर? 2 डीएनए हो गए। इसने डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई, एक डीएनए से 2 हो गए और इसने अपने आप को 2 भागों में विभाजित कर लिया। यानी ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? द्विविखंडन कहलाएगी। तो यही लास्ट में बताया हुआ था क्या, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो द्विविखंडन से या सिंपल विखंडन विधि द्वारा अपने आप को क्या कर लेता है? विभाजित कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास खुद का क्या होता है? आनुवांशिक पदार्थ होता है। ये था माइटोकॉन्ड्रिया जो इतना सा बता रखा है आपकी एनसीईआरटी में। बताइए जनाब, यहां से यहां तक इस माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सी चीज है जो आपको समझ में नहीं आई है? हाँ जी, सर मॉड्यूल ओपन नहीं हो रहे, मॉड्यूल ओपन नहीं हो रहे, मॉड्यूल ओपन नहीं हो रहे हैं। कौन से बैच में हो भाई साहब, आप जरा हमको बताएंगे। तरसदीप, तरसदीप। नेक्स्ट, ये था हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया था। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? माइटोकॉन्ड्रिया जो भी प्रश्न बनेगा गुरु यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित, वो आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन से बनेगा, याद रखिएगा। अब यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहां पर ये दे रखा है। क्या आपसे कोई पूछे कोशिका का शक्ति ग्रह किसको बोलते हैं, तो आप सीधा बोलेंगे सर कोशिका का शक्ति ग्रह जो होता है या एटीपी उद्योग जो होता है वो किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। दंडना दंडन, इतनी सी बात। कोशिका के अंदर अर्ध स्वायत्त कोशिकांग किसको बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। एक कोशिका का सबसे व्यस्त और सबसे सक्रिय कोशिकांग जो होता है वो कौन होता है? माइटोकॉन्ड्रिया होता है। क्यों? क्योंकि भाई साहब एक ऐसा कोशिकांग जिसकी जरूरत लगातार है। क्यों? क्योंकि बिना एनर्जी के तो कोई कोशिका जिंदा नहीं रह सकती है। तो एक कोशिका को अगर जिंदा रहना है तो उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी कौन प्रोड्यूस कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे बिजी, सबसे बिजीएस्ट ऑर्गेनेली जो होता है, कोशिकांग जो होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। बोलिए, ये सिंपल से 3 बिंदु थे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। चले आगे, ये था बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। डन। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अगला जो कोशिकांग जो आ रहा है वो आ रहा है लवक, और इस लवक को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्लास्टिड। अगला जो कोशिकांग है वो है प्लास्टिड, जिसको हम क्या बोलते हैं? लवक। अब ये हम पढ़ने वाले हैं प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड। अगर मैं देखूं एनसीईआरटी में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं तो आइएगा जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला बिंदु, सर ये लवक जो होएगा ये किस में मिलेगा? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं लवक किस में मिलेगा। हरी संरचनाएं जो होंगी, जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होगी, है ना, उनमें मिलेगा ना। तो ये किस में मिलता है? बहुत सीधा सीधा दे रखा है। क्या पादप कोशिकाओं में मिलता है? बिल्कुल मिलता है, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि भैया लवक का एक प्रकार होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? हरित लवक है।
और हरित लवक किसका प्रकार है? लवकों का प्रकार है जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। तो किस में मिलेगा? पादप कोशिकाओं में नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ प्रोटोजुआ में भी मिलता है, जैसे युगलीना में मिलता है। युगलीना प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत आता है, हाँ जी आता है। तो युगलीना के अंदर भी मिलता है, युगलीना के अंदर मिलता है। युगलीना एकल कोशिकीय जीव है, याद रखना। कौन है बेटा? एकल कोशिकीय जीव है। कौन? युगलीना। प्रोटिस्टा जगत के अंदर आता है। कौन? युगलीना। याद रखिएगा, दिन में स्वपोषी, रात को परपोषी होता है, यानी मिश्रित पोषी होता है। दिन में खुद खाना बनाता है, रात में दूसरों से खाना लेता है। ठीक है, तो युगलीना में और पादप कोशिकाओं में कौन मिलता है? आपका लवक मिलता है, मिलता है। चलिए अब मेरा प्रश्न देखते हैं कितने बच्चे मेरे को आप आंसर दे पाते हैं। फटाफट मैं जल्दी से आपसे पूछना चाहूंगा, जल्दी से मुझे बताइएगा, फटाफट बताइएगा। दोस्त, लवक प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। हाँ, डायटम्स डायनोफ्लैजिलेट में भी मिलता है। वेल डन नेहा यादव, बहुत ही बढ़िया। जल्दी से मुझे बताइएगा, क्या प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है या नहीं लवक? है ना? प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है ना लवक, है ना? हाँ। वर्णक मिलेंगे लवक में, हाँ सर, कहीं ना कहीं प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होएगा। हाँ। आप मुझे बताइए, कोई मोनेरा जगत का कोई जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करता है? फटाफट जल्दी से बताइएगा। कोई मोनेरा जगत का जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करता है? जल्दी 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 जल्दी। कोई मोनेरा जगत का जीव है जो प्रकाश संश्लेषण करता है? वेल डन तर्शदीप, बहुत ही बढ़िया। कोई मोनेरा जगत का है? वेरी गुड। साइनोबैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना? है ना? हाँ। लवक, लवक, हाँ लवक। कौन सा? नील हरित शैवाल, लवक उसमें मिलेगा। जल्दी से मुझे आंसर बताइए, क्या नील हरित शैवाल में, ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रकाश संश्लेषण होता है? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण जो था वो किसने किया था? नील हरित शैवाल ने किया था। बताइए, अगर प्रकाश संश्लेषण इसने किया था तो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है कौन? लवक। कौन सा लवक? ये भी आप जानते, कौन सा? हरित लवक। तो हरित लवक जो होएगा, उस हरित लवक में क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण होता है। हाँ, और नील हरित शैवाल भी क्या करता है? प्रकाश संश्लेषण। तो इस हिसाब से क्या नील हरित शैवाल में हरित लवक होगा कि नहीं होगा? जल्दी से मुझे बताइए, होगा कि नहीं होगा? बस इतना सा, हाँ कि ना, हाँ कि ना, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखो, अब एक बालिका कह रही है, सर हम आपको बिना कॉल किए व्हाट्सएप पर कैसे ऐड करें? अरे यार, अब बेटा तुम गलत गलत तुमने व्हाट्सएप ले लिया बेटा, गलती कर दी तुमने। बिना कॉल की हम आपको व्हाट्सएप पर कैसे ऐड करें? कैसे ऐड करते हैं बेटा बिना कॉल किए व्हाट्सएप पर? मतलब जिसको भी हम व्हाट्सएप पे ऐड करते तो कॉल करना पड़ता है। हाँ जी, चलो। कई बच्चों ने बोला होगा और कईयों ने बोला नहीं होगा। जिन्होंने बोला होगा उनकी पढ़ाई चल रही है बिल्कुल भसोट। उनकी पढ़ाई चल रही है बिल्कुल भसोट, दिमाग का इस्तेमाल बिल्कुल नील बटे सन्नाटा। भाई, ये नील हरित शैवाल मुनेरा जगत का जीव है। कौन है? मुनेरा, यानी प्रोकैरियोटिक है। और अगर ये प्रोकैरियोटिक है तो दिमाग लगा बांगड़ू, प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिकांग नहीं होते। अब लगा दिमाग, होगा कि नहीं होगा? है भाई कृष्णा, ए कृष्णा, ए मुरली वाले, ए मुरली वाले कृष्णा, जल्दी से मुझको बता, क्या ये नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है? ये मुनेरा जगत का जीव है। और मुनेरा जगत के जीव कैसे होते हैं? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट्स के अंदर कोशिकांग नहीं मिलते। अरे बांगड़ू, जब कोशिकांग नहीं मिलेंगे तो ये हरित लवक होगा क्या? बिल्कुल नहीं होएगा भाई साहब नील हरित शैवाल में। तो सर, जब ये नील हरित शैवाल में ये कोशिकांग नहीं होएगा तो नील हरित शैवाल कैसे प्रकाश संश्लेषण करेंगे? भाई तू प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ वापस से। जिन्होंने भी आंसर दिया था ना होगा होगा होगा, तुम प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ो वापस से। वहां पर बताया था प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक विशेष संरचना मिलती है जिसका नाम क्या था? सोचिए, उसका नाम क्या था? दिमाग लगा, उसका नाम क्या था? वर्ण की लवक था। वर्ण की लवक था, जिसको हमने क्या बोला था? क्रोमैटोफोर बोला था। बोला था कि नहीं बोला था? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? बोलिए, क्या वर्ण की लवक क्रोमैटोफोर प्रोकैरियोटिक कोशिका में बताया? बताया। अब तुमने नहीं पढ़ा तो इसमें सानू की
सानू की, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा? अरे भैया फर्क पड़ रहा है, पढ़ाई किया कर दोस्त, ऐसे काम नहीं चलेगा, पढ़ाई किया कर। वर्ण की लवक वो संरचनाएं हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होती है। ये कोशिकांग नहीं होते हैं। जस्ट कोशिका झिल्ली जो होती है अंदर की तरफ फोल्ड बनाती है, जिसके अंदर वर्णक मिलते हैं, क्लोरोफिल मिलते हैं, ये बैक्टीरियो क्लोरोफिल मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होते हैं। आई होप आपको चीज याद आई होगी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पढ़ी थी। पढ़ते तो हम बहुत कुछ है, लेकिन क्या करें, हमारा दिमाग इतना छोटा सा है कि चीजें भूल जाते हैं। चलो, सो एक क्वेश्चन मेरे को पूछना था जस्ट आपकी देखने के लिए, इंटेलिजेंसी देखने के लिए कि आप कितने समझदारी से पढ़ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कई पढ़ रहे हैं और कई बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं। कई जो है पढ़ रहे हैं और कई जो है बस वो क्या करते हैं, ग्रुपों में जाकर शेयर करते हैं मोटिवेशनल कोटेशंस। जैसे एक ग्रुप में, आरंभ बैच का एक ग्रुप है जिसमें एक बालक था जो रोज मोटिवेशनल कोट डालता था, है, और कोई काम नहीं है, हम डॉक्टर बनेंगे, हम ये करेंगे, हम सबको दिखा देंगे, आज मेरे को बुरा बोला कल मेरे को ये दिखा दूंगा, ऐसा दिखा दूंगा। भाई पढ़ेगा नहीं तो कैसे दिखाएगा, बिना पढ़े कैसे दिखाएगा, है? चलो जी, आइए बात करते हैं किसकी बेटा, लवक की। तो लवक में इतनी सी पहला बिंदु आपको समझ में आ गया कि लवक किसमें मिलता है गुरु, पादप कोशिकाओं में मिलता है और युगलीना में मिलता है। युगलीना एक यूकैरियोटिक कोशिका है, याद रखना, ठीक है। आसानी से सूक्ष्मदर्शी में दिखाई दे जाता है, ये भी आसानी से दिख जाता है, ठीक है। अब बात आ रही है ये करते क्या है। देखिए यहां से यहां तक क्या लिखा हुआ है, इसमें विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलने के कारण ये भिन्न भिन्न रंग के प्रतीत होते हैं। विभिन्न वर्णकों के आधार पर लवक जो है वो कई प्रकार के। अब यहां से यहां तक जो लवक में जो बिंदु दे रखा था वो बहुत सीधा सा दे रखा था, क्या कि लवक किस में मिलेंगे, पहला बिंदु जो था वो क्या था, लवक जो है वो किस में मिलेंगे सर, लवक जो है वो किस में मिलेंगे सर, लवक जो है वो पादपों में मिलेंगे प्लस युगलीना में मिलेंगे, ठीक है सर। इतना सब बात समझ में आ गया। दूसरा बिंदु बता रखा है कि लवक जो है अलग अलग प्रकार हैं, यानी जब हम लवक का क्या करेंगे, लवक का वर्गीकरण करेंगे, तो ये लवक का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो हमें पता लगता है कि लवक जो होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। सर जी कौन कौन से? 3 प्रकार के हमारे लवक होते हैं जो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। एक होते हैं वर्णी लवक, एक होते हैं वर्णी लवक। अब कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर लिखा हुआ वर्णी लवक और यहाँ पर लिखा हुआ था वर्ण की लवक, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये भी बहुत कंफ्यूज करती है। देख यहाँ पर लिखा हुआ है वर्णी लवक और यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ण की लवक, दोनों डिफरेंट है। वर्ण की लवक एक संरचना थी जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में है, वर्णी लवक जो है वो लवक का एक प्रकार है जो यूकैरियोटिक कोशिका में होता है, जिसको हम हाँ जी क्या बोलते हैं, इसको हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्रोमैटोफोर बोलते हैं। इसको हम क्रोमैटोफोर बोले थे, इसको हम क्रोमैटोफोर बोलेंगे। हाँ जी, हरित लवक और अवर्णी लवक, 3 प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं आपके लवक के। हाँ जी, इसको हम बोलते हैं क्रोमोप्लास्ट। बांगड़ू, इसका नाम क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। इसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो अंतर समझ क्या कि क्रोमोप्लास्ट वर्ण की लवक, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट अवर्ण की लवक। वर्ण की लवक और वर्णी लवक, क्या वर्ण की लवक और वर्णी लवक में दिन रात का अंतर है। वर्ण की लवक क्रोमैटोफोर प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में मिलते हैं जो प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होते हैं, जबकि वर्णी लवक का एक प्रकार है। डन। अब तीनों में अंतर क्या है सर जी, इन तीनों में अंतर क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम अवर्णी लवक की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करते हैं, अवर्णी लवक की। सीधा सा प्रश्न मेरा आप सभी से है, अवर्णी लवक और वर्णी लवक, इन दोनों वर्ड को देख। वर्णी लवक यानी जिसमें वर्णक मिलेंगे, सोचो पिगमेंट्स मिलेंगे, हाँ सोच यहां पर वर्णक मिलेंगे, दिमाग लगा, क्या यहां पर वर्णक मिलेंगे, अरे नाम में क्या आ रहा है, अवर्णी, यानी जिनके अंदर वर्णक नहीं मिलेंगे, पिगमेंट्स नहीं मिलेंगे, याद रखना। तो सर इनके अंदर अगर पिगमेंट नहीं है, इनके अंदर अगर पिगमेंट नहीं है तो ये कलर तो देंगे नहीं, मैंने कहा यस कलर तो देंगे नहीं, तो फिर इनका काम क्या होता है, ये जो ल्यूकोप्लास्ट जो है इनका काम क्या होता है, तो बेटा इनका काम होता है क्या, भोजन को स्टोर करना,
भोजन को स्टोर करना। इनका कार्य क्या होता है? ये भोजन को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। अब आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं 3 प्रकार के मुख्य भोजनीय पदार्थ होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? एक होता है प्रोटीन, मैंने कहा यस। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, मैंने कहा यस। एक होता है कार्बोहाइड्रेट, मैंने कहा हाँ जी। एक होता है प्रोटीन, मैंने कहा हाँ जी। और एक होता है लिपिड या वसा, फैट बोल देते हैं, लिपिड है, वसा। ठीक है जी। तो 3 प्रकार के मुख्य भोजनीय पदार्थ होते हैं। तो उस आधार पर ये जो अवर्णी लवक जो होते हैं ये खुद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के होते हैं? सबसे पहला है प्रोटीन लवक, दूसरा है मंड लवक और तीसरा है तेल लवक। अब आप मुझे बताइएगा, सोचिए। प्रोटीन लवक नाम से पता लग रहा है जो किसको स्टोर करेगा सर? प्रोटीन को स्टोर करेगा। मंड क्या होती है सर? स्टार्च होती है। व्हाट इज स्टार्च? व्हाट इज मंड? कार्बोहाइड्रेट होती है। तो जो कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करेगा मंड लवक। सीधी सी बात है। तेल क्या होता है? लिपिड का एक प्रकार होता है। जैसे लिपिड आप सभी ने नाम सुना होगा, लिपिड। ये लिपिड जो होते हैं, जो आप बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ते हैं, लिपिड बेटा 2 चीजों से बने होते हैं। एक होता है फैटी एसिड और एक होता है ग्लिसरॉल। ये आप पढ़ेंगे। एक होता है फैटी एसिड और एक होता है ग्लिसरॉल। वसीय अम्ल, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल जो होता है, ग्लिसरॉल जो होता है, ये ग्लिसरॉल और वसीय अम्ल दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? लिपिड्स बनाते हैं। ये लिपिड्स जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है फैट और एक का नाम होता है ऑयल। फैट जिसको हम वसा बोलते हैं और ऑयल जिसको हम तेल बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस किस चीज का होता है? गलनांक का होता है कि किसको गलाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। एक मेरे यहाँ पर चर्बी है जिसको हम क्या बोलते हैं? फैट। और एक मैंने सिर पर आज सुबह तेल लगाया, किसका? सरसों का। जरा सोचिए, रूम टेम्परेचर पर कौन पिघला हुआ है सर? रूम टेम्परेचर पर ऑयल पिघला हुआ है। यानी किसको ज्यादा टेम्परेचर चाहिए पिघलने के लिए सर? फैट को ज्यादा चाहिए। यानी इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, गलनांक जो होता है वो ज्यादा होता है और इनका गलनांक इतना ज्यादा नहीं होता। ये सिंपल सा डिफरेंस था। ठीक है। हाँ, फैट को गलाने के लिए ज्यादा तापमान चाहिए। ठीक है। सो ये 2 प्रकार हैं किसके बेटा? लिपिड्स के। इतनी सी बात अगर आपको समझ में आई, ये हल्की फुल्की। तो तेल लवक का मतलब क्या होगा? एक ऐसे लवक जिसके अंदर तेल या जिसके अंदर फैट, वसा, लिपिड, ये एक ही तो चीज है भाई। इसको मैं वसा लवक बोल दूं, कोई फर्क पड़ जाएगा? नहीं, एक ही तो चीज है। ठीक है। अब आइए बात करते हैं यहां पर इनको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है। तो बेटा जी यहां पर याद रखना, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है अमाइलोप्लास्ट, इसको बोला जाता है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, और इसको बोला जाता है इलेयोप्लास्ट, इलेयोप्लास्ट। जिसको अंग्रेजी समझ में ना आए, सिंपल सी बात है, एल्यूरो, ALEURO, एल्यूरोप्लास्ट, AMYLO, अमाइलोप्लास्ट, ELAIO प्लास्ट, इलेयोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। ये थे 3 प्रकार किसके? अवर्णी लवक के। जल्दी से खत्म कर फटाफट यहां से यहां तक की बात को। अगर हम जल्दी से पढ़े तो यहां से यहां तक जरा देख क्या लिखा हुआ है। हरित लवक अभी छोड़ दो, पहले यहां पर सीधा आ जाते हैं। कहां पर कहां पर कहां पर? हाँ, यहां से पढ़ना स्टार्ट करिए। क्या? अवर्णी लवक विभिन्न आकृति एवं आकार के रंगहीन लवक होते हैं। कैसे होते हैं? रंगहीन लवक होते हैं, उसमें कोई रंग नहीं होता है, जिनमें खाद्य पदार्थ संचित होता है। यानी जिसके अंदर फूड को हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। मंड लवक जो होता है उसमें मंड, मंड मींस कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च संचित होती है। जैसे आलू। अब सीधी सी बात है, इसका उदाहरण क्या हो जाएगा गुरु? यहां पर जरा सोच। मंड लवक जो है इसमें आप मंड को स्टोर कर रहे हो, यानी स्टार को स्टोर कर रहे हो। किसमें होता है सर? आलू में होता है। किसमें होता है? आलू में होता है। गेहूं जो होती है उसमें होता है, गेहूं का जो आटा जो होता है उसमें होता है? तो आलू हो गया, गेहूं हो गया, इसमें क्या मिल रहा है? मंड मिल रहा है। हाँ, अब वो आलू की जो कोशिका है, गेहूं की जो कोशिका है, उस कोशिका के अंदर जो लवक मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है? अवर्णी लवक मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है? मंड लवक मिल रहा है, जिसके अंदर आपने मंड को स्टोर कर दिया है। डन। अब प्रोटीन लवक की अगर मैं बात करूं तो सिंपल मैं तुमसे एक एग्जाम्पल पूछूंगा, जरा सोच। क्या पालक के अंदर, क्या पालक के अंदर, दालों के अंदर ये मिलेगा? सोच।
क्या दाल में पालक में मिलेगा? अरे भैया दाल में क्या होता है? प्रोटीन होता है। पालक में क्या होता है? प्रोटीन होता है। क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल ये मिलेगा। सोच, मैंने तुमसे एक सिंपल सा प्रश्न पूछा, क्या तुमने मूंगफली देखी है? हाँ सर, मूंगफली का तेल नहीं होता, सरसों का तेल नहीं होता, होता है ना? तो सरसों का जो तेल है, मूंगफली का जो तेल जो है, जिससे भी आपको तेल मिल रहा है, उसमें तेल लवक नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। सर लवक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बेटा लवक को इंग्लिश में प्लास्टिड कहते हैं। बाबू बांगड़ू बता दिया ऑलरेडी, क्या बोलते हैं? प्लास्टिड बोलते हैं। डन। चलिए, तो यहां तक की बात आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो तेल लवक में तेल या वसा, प्रोटीन लवक में प्रोटीन संचित होते हैं। यानी यहां से यहां तक हमने बात करी है सबसे पहले किसकी? यहां पर ये जो 3 प्रकार थे लवक के, जिसमें सबसे पहले हमने अवर्णी लवक की बात कर ली है। अब बात करते हैं इन दोनों की, किसकी? वर्णी लवक और हरित लवक की। आइएगा यहां पर अब हम बात करते हैं वर्णी लवक और हरित लवक की बात करते हैं। देखिए, वर्णी लवक और हरित लवक की अगर मैं बात करूं तो सर दोनों में वर्णक मिलेंगे। यस गुरु, दोनों में क्या मिलेंगे? दोनों में क्या मिलेंगे? वर्णक मिलेंगे। दोनों में। अजय कह रहा है थैंक यू। अजय कह रहा है थैंक यू सकीना। अजय हम नहीं बता रहे, हमको थैंक यू नहीं बोलोगे तुम? हैं इधर पढ़ ले बांगड़ू, पढ़ ले। हाँ जी, थैंक यू वेंक यू बाद में होती रहेगी, इधर पढ़ ले, पढ़ाई कर ले बेटा। वर्णी लवक हरित लवक, ये दो पढ़ रहे हैं। वर्णी लवक और हरित लवक जो है, इनमें ध्यान से सुन, वर्णी लवक और हरित लवक जो है, इनमें वर्णक मिलेंगे। यस, यहां पर भी वर्णक मिलेगा। वर्णक दोनों में मिलेंगे। यहां पर भी वर्णक मिलेंगे और यहां पर भी वर्णक मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर किसमें वर्णक मिलेंगे? देख, वर्णी लवक में जो वर्णक मिलते हैं वो कौन से मिलते हैं? कौन से? पिगमेंट्स यहां पर मिलेंगे। इधर फोकस कर। देख, वर्णी लवक में जो पिगमेंट्स मिलेंगे वो कौन से? उसका नाम है, यहां पर हरित लवक में जो पिगमेंट्स मिलेंगे वो कौन से मिलेंगे? भाई साहब तुम है ना घुमाता घुमा देते हो। आलू कौन लवक में आता है? ये अमर कुमार वही है जो रोज हमको रात को परेशान करता है, कह रहा आलू कौन से लवक में आता है? अबे आलू के अंदर लवक होता है बे। आलू कौन से लवक में आता है? आलू के अंदर लवक होता है, मंड लवक होता है। हाँ भाई, तो वर्णी लवक और अवर्णी लवक जो है, इनके अंदर क्या मिलेंगे बेटा? पिगमेंट्स मिलेंगे। कौन से पिगमेंट्स मिलेंगे? आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यहां पर जो मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? क्लोरोफिल, जिसको हम पर्णहरित भी बोलते हैं, पर्णहरित भी बोलते हैं, या हरित पर्ण भी बोल देते हैं, या पर्णहरिम भी बोल देते हैं। पर्णहरिम, पर्णहरित, या हरिम पर्ण, हरित पर्ण भी बोल देते हैं। तो कुछ बुक में हरित पर्ण, हरिम पर्ण, पर्णहरिम, पर्णहरित ऐसे कुछ वर्ड दिख जाएंगे। मीनिंग है सीधा क्लोरोफिल। एक ही याद रख, कौन? क्लोरोफिल। और क्या मिलता है? कैरोटीनॉइड। क्या मिलता है? कैरोटीनॉइड मिलते हैं। सर हिंदी में कैरोटीनॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैरोटीनॉइड। हिंदी में भी कैरोटीनॉइड, इंग्लिश में भी कैरोटीनॉइड। तो हरित लवक के अंदर दो प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं। कौन कौन से? एक क्लोरोफिल होता है और एक कैरोटीनॉइड होता है। जबकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? कैरोटीनॉइड होता है। याद रखना, सिर्फ और सिर्फ कौन होता है? कैरोटीनॉइड होता है। तो फोकस कर यहां पर पढ़ाई पर, नहीं तो आगे आने वाली चीज भी समझ में नहीं आएंगी। अमर कुमार, वर्णी लवक के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन मिलता है? कैरोटीनॉइड। हरित लवक के अंदर दोनों मिलते हैं। कौन? कैरोटीनॉइड तो मिलता ही मिलता है, उसके साथ साथ मिलता है क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल की मात्रा ज्यादा होती है। कौन ज्यादा होता है इन दोनों में से? ये ज्यादा होता है। अब ये जो कैरोटीनॉइड जो होता है बेटा, ध्यान से सुनना, ये कैरोटीनॉइड आपके दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है कैरोटीन, एक का नाम होता है कैरोटीन, और एक का नाम होता है जेंथोफिल। हमारी एनसीईआरटी में बहुत सारी मिस्टेक्स है, स्पेशली हिंदी मीडियम में। याद रखना, क्या? दो प्रकार के आपके कैरोटीनॉइड्स होते हैं। एक का नाम होता है कैरोटीन और एक का नाम होता है जेंथोफिल। कैरोटीन जो है वो लाल नारंगी रंग देते हैं, लाल नारंगी रंग देते हैं, नारंगी कलर देते हैं। जबकि ये जो होता है ये पीला भूरा रंग भी देता है, पीला भूरा रंग देता है। याद रखना, ठीक है? कौन? जेंथोफिल। डन। सेम टू सेम जेंथोफिल यहां पर भी है कि भैया यहां पर भी जेंथोफिल दो प्रकार के हैं। एक होता है कैरोटीन, एक होता है कैरोटीन और एक है जेंथोफिल। एक है कैरोटीन और एक है जेंथोफिल। जेंथोफिल जो है वो कैसा रंग देंगे? पीला भूरा देंगे, और कैरोटीन जो होते हैं वो लाल नारंगी रंग देते हैं। डन।
इतनी सी बात आपको समझ में आ गई है। क्लोरोफिल जो होते हैं ये हरा रंग देते हैं। अब बात आ रही है हरित लवक जो है इनका रंग कैसा होता है, हरा, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की मात्रा कैरोटीनॉइड से क्या होती है, ज्यादा होती है। ध्यान से सुन, हरित लवक जो होते हैं हरा रंग देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि इनमें क्लोरोफिल की मात्रा कैरोटीनॉइड से अथाह गुना ज्यादा होती है, इसलिए हरित लवक हरे रंग के होते हैं। जबकि वर्णी लवक जो होते हैं, वर्णी लवक के अंदर कौन मिल रहे थे, कैरोटीनॉइड। कैरोटीनॉइड कौन सा कलर देंगे, अब कैरोटीनॉइड में लाल भी होएगा, नारंगी भी होएगा, पीला भी होएगा, भूरा भी होएगा। इतनी सी बात अगर तेरे पल्ले पड़ गई है, सामने से देख लिया, समझ लिया है, इतनी सी बात समझ लिए, तो अब फाइनल सा प्रश्न है, सर ये किसको कलर देंगे। तो बेटा ये मेनली पुष्प जो होते हैं, पुष्पों को रंग प्रदान करते हैं। जो पुष्प जो होते हैं उनको रंग प्रदान करते हैं, और ये मेनली किस में मिलते हैं, पर्णों में मिलते हैं। और ये किससे संबंधित होते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं, फोटोसिंथेसिस से इनका रिलेशन होता है। ये थी बात जो आपने यहां तक पढ़ी है इस पेज में। अब यहां से यहां तक पढ़, कहां से, यहां से हरित लवक में, यहां से पढ़, एनसीईआरटी भी पढ़ा रहा हूं। हरित लवक में पर्ण हरित वर्णक, पर्ण हरित आ गया ना, पर्ण हरित कौन था गुरु, हरित लवक में कौन, पर्ण हरित कौन, क्लोरोफिल। कौन मिल रहा था, क्लोरोफिल मिल रहा है, और कौन मिल रहा है, कैरोटीनॉइड मिल रहा है। तेरे को बताया, अभी अभी तेरे को बताया, हरित लवक में दोनों मिल रहे थे, कौन, क्लोरोफिल भी मिल रहा है, कैरोटीनॉइड भी मिल रहा है। ठीक है, ये किससे संबंधित है भैया, प्रकाश संश्लेषण से संबंधित है। प्रकाश संश्लेषण में हम क्या करेंगे, भोजन का निर्माण करेंगे। चलो जी, डन 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 डन। नेक्स्ट, वर्णिल लवक जो होते हैं, क्रोमैटो कौन, वर्णी लवक जो होते हैं, कौन, हमारे जो क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, कौन, वर्णी लवक जो होते हैं, इनमें केवल कौन मिल रहे हैं, कैरोटीनॉइड मिल रहे हैं। केवल कौन मिल रहे हैं, कैरोटीनॉइड मिल रहे हैं, जैसे कैरोटीन, जैसे जेंथोफिल, और भी दूसरे होते हैं। सर और दूसरे कौन से होते हैं, एंथोसाइनिन होते हैं, फाइकोबिलिन्स होते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, कैरोटीनॉइड्स के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आपने दो मेजर याद रखने, कौन, कैरोटीन और जेंथोफिल। जो कैसा रंग देंगे, सर पीला भी देंगे, नारंगी भी देंगे, लाल भी देंगे, भूरा किस में देते हैं, भूरी शैवालों में देते हैं। डन। सो यहां से यहां तक की बात पूरी की पूरी एनसीईआरटी बेस्ड भी आपको बता दी है। ठीक है, चलें आगे, यहां से यहां तक की बात। सर क्या ये आपस में इंटरचेंज होते हैं, अमित तेजस 2 मिनट रुक जा, अभी लास्ट में तेरे को ये वाला डायग्राम दिखा दूंगा, उसमें बता दूंगा कौन किस में चेंज होता है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मेन जो इन तीन में से जो समझा रखा है, वो कौन समझा रखा है गुरु, वो बता रखा है हरित लवक, क्योंकि मेन तो यही है। क्योंकि इसके बिना अगर ये ना होता तो पेड़ पौधे कैसे प्रकाश संश्लेषण करते, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते तो स्वपोषिता कैसे आती, स्वपोषी अगर नहीं होते तो परपोषी कैसे बनते, यानी सबसे इंपॉर्टेंट तो ये। यानी अब हम किसकी बात करेंगे, हरित लवक की बात करेंगे। गुरु हरित लवक की अगर बात करूं तो सेम माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा हरित लवक जो है वो भी दोहरी झिल्ली से आवृत है। दो आवरण मिल रहे हैं, एक बाह्य झिल्ली है, एक अंदरूनी झिल्ली है। अंदरूनी झिल्ली के अंदर जो द्रव्य जो है, जो कक्ष जो है जिसके अंदर द्रव्य मिल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी, बहुत सिंपल भाषा में क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में बोलते हैं पीठिका। क्या बोलते हैं, पीठिका बोलते हैं। अब आप पूछेंगे सर माइटोकॉन्ड्रिया में जो द्रव्य जो था उसको आपने आधात्री बोला, हरित लवक के अंदर जो द्रव्य है आप उसको पीठिका बोल रहे हैं। दोनों में डिफरेंस है क्या, यस थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या, कंपैरेटिवली वहां पर और यहां पर जो गाढ़ापन जो होता है वो आधात्री में थोड़ा सा ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू किसमें, पीठिका में। ठीक है, चलिए बस इतना सही अंतर है। हाँ जी, यहां से यहां तक की बात को फटाफट देखिएगा क्या लिखा हुआ है हरित लवक के बारे में, फटाफट ध्यान से सुनते हैं। आइएगा, ध्यान से सुनिएगा। सर ये रिवीजन क्लास चल रही है क्या, यस बेटा ये रिवीजन क्लास चल रही है, ध्यान से सुन। हरे पौधे जो होते हैं उनमें हरित लवक कहां पर मिलता है बेटा, पत्तियों में मिलता है। अब यहां पर एक वर्ड दिखेगा क्या, पर्ण मध्योतक कोशिका। जो आरंभ बैच 1 के जो बच्चे हैं उनके आज ये चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, पुष्पीय पादपों की आकार की, इसमें आपको पर्ण मध्योतक कोशिका के बारे में पता लगेगा। फिर भी मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज पर्ण मध्योतक कोशिका। गुरु ये जो लीफ जो होती है ना, ये जो पर्ण जो होती है, इस पर्ण में कहीं ना कहीं सबसे बाहरी एक आवरण होता है। इधर देखना, ध्यान से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा बेटा, ध्यान से सुनिएगा। आपको इस पत्ती के अंदर सबसे बाहरी आवरण दिख रहा है, हाँ सर ये सबसे बाहरी आवरण दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बाह्य त्वचा। इधर देख, फोकस कर, पढ़ाई पर फोकस कर, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा और मैं रिप्लाई तेरे को बिल्कुल भी नहीं दूंगा। ठीक है,
सबसे बाहरी जो स्तर जो तुमको दिखाई दे रही है, सबसे बाहरी स्तर का नाम होता है, याद रखना, क्या बोलते हैं इसको? हम बाह्य त्वचा बोलते हैं, बाह्य त्वचा बोलते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में एपिडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो बाह्य त्वचा जो होती है, इसके अंदर कुछ छिद्र मिलते हैं और इन छिद्रों को आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। यहां पर इस बाह्य त्वचा में क्या मिलते हैं? छिद्र मिलते हैं, और इन छिद्रों को तुम बहुत अच्छे तरीके से जानते हो, क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं। ठीक है, अब मुझे बता, मेरे को प्रकाश संश्लेषण करना है, यानी मेरे को क्या चाहिए भैया? प्रकाश संश्लेषण की समीकरण आपने याद रखनी है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 नहीं 12 जल के अणु, 12 जल के अणु, 6 कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर आपका ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस 6 ऑक्सीजन निकलती है, प्लस 6 जल के अणु निकलते हैं। ये काम होता है प्रकाश और वर्णकों की उपस्थिति में। तो भैया आपको प्रकाश संश्लेषण करना है। संश्लेषण किसका करना है? भोजन का करना है। प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका भोजन बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ऑक्सीजन निकल जाएगी, जल निकल जाएगी। कई बच्चे यहां पर एटीपी भी बना देते, नहीं। सो आपको चाहिए क्या? सर हमको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, हमको जल चाहिए, हमको प्रकाश चाहिए, हमको वर्णक चाहिए। मैंने कहा ठीक है, वर्णक तो तेरे को मिल जाएंगे। किसके अंदर मिलेंगे? वर्णक तो आपको हरित लवक के अंदर मिल जाएंगे। आपको प्रकाश चाहिए, प्रकाश आ रहा है। आपको क्या चाहिए? जल। जल कहां से आएगा? नीचे आ जाएगा, नीचे से आ जाएगा। कहां से? जड़ों से आ जाएगा। भाई ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगी? इन रंध्रों से। कौन आएगी अंदर? सर इन रंध्रों से अंदर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड। अब जैसे इन रंध्रों से अंदर आएगी कार्बन डाइऑक्साइड, तो जिन कोशिकाओं में ये जाएगी, जिन कोशिकाओं में ये जाएगी, वो कोशिकाएं जिनके अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी रंध्रों से होती हुई, वो कोशिकाएं जो यहां पर मिल रही हैं, इन कोशिकाओं को हम बोलते हैं पर्ण मध्योतक कोशिका। इनका नाम होता है पर्ण मध्योतक कोशिका, इंग्लिश में बोलते हैं मीजोफिल सेल्स। ठीक है, तो याद रखना, पर्ण मध्योतक कोशिका जो होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? मीजोफिल सेल। और इसी सेल्स के अंदर क्या जा रही थी गुरु? यहां से क्या जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी इन रंध्रों से होती हुई। ठीक है जी, यहां तक की बात समझ में आई? एनसीईआरटी पढ़, साथ साथ मेरे साथ साथ क्या बोल रहे हैं यहां पर? पौधों में अधिकतर हरित लवक कहां होते हैं? क्या उनके जड़ों में होंगे? हरित लवक कहां होंगे? जड़ों में होंगे, तने में होंगे कि पत्ती में होंगे? सर पत्ती में होंगे। पत्ती में कौन सी कोशिका में होंगे? बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में नहीं। किस में होंगे? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में होंगे। ठीक है, ये जो पर्ण मध्योतक कोशिकाएं जो होती हैं, ये मिलकर एक ऊतक बनाती है, जो आप पढ़ेंगे। इस ऊतक को हम बोलते हैं भरण ऊतक। भरण ऊतक बोलते हैं, जो आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, पुष्पीय पादपों की आकार की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सॉरी, पुष्पीय पादपों की शारीरिकी जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे, आकार की में नहीं आएगा, शारीरिकी में आएगा। ठीक है, आइए यहां पर फोकस करते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ था भैया? पर्ण मध्योतक कोशिकाओं में पाए जाएंगे। इनका आकार जो होता है किसका? हरित लवक का। कैसा होता है? लेंस के आकार की होती है, अंडाकार होती है, गोल आकार होती है, चक्रिक होती है, फीते के आकार की होती है, यानी अलग अलग आकार की होती है। क्या? या तो अंडाकार आकृति की हो गई, अंडा बना दो, अरे बन जा भाई, इस तरीके से अंडे के शेप की हो गई है, गोल हो गए हैं, चक्रिक होते हैं इस तरीके से, सर्पिल आकार या सिंपल फीते के जैसे होते हैं। ठीक है, लेंस के आकार के होते हैं इस तरीके से। तो अलग अलग आकृति के क्या मिल रहे हैं? आपके हरित लवक मिलते हैं। आकार आपसे बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया का याद रखना, दो आकार। कौन सा? एक तश्त्रिकार था और एक बेलनाकार था। बाकी यहाँ पे 4-5 आकार है। याद तो देखो सब कुछ करना, कुछ छोड़ना तो है ही नहीं। इनकी लंबाई 5 से 10 मिलीमीटर, चौड़ाई 2 से 4 मिलीमीटर। 5 से 10, 2 से 4। ठीक है, इनकी संख्या जो होती है वो भी कोशिकाओं पर डिपेंड करती है। अब जरा सोचे, कोशिका को प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करना है, कोशिका को प्रकाश संश्लेषण कम करना है, तो किसके अंदर हरित लवक ज्यादा होंगे? जहां प्रकाश संश्लेषण ज्यादा करना है वहां ज्यादा होंगे। जैसे अब यहां पर हमने अभी पर्ण मध्योतक कोशिका की बात करी, जो मीजोफिल सेल है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होगी। कितनी मिल रही है? देख, 20 से 40 प्रति कोशिका में मिलते हैं। किसमें? पर्ण मध्योतक कोशिका में। वहीं अगर मैं क्लेमाइडोमोनास की बात करूं, जो एक हरित शैवाल है, उसकी एक कोशिका में केवल 1 मिल रहा है। ठीक है, तो याद रखना है ये चीज। यहां से प्रश्न उठ सकता है, क्लेमाइडोमोनास में कितना होता है? 1 होता है। और आपके जो पर्ण मध्योतक कोशिका है, एक कोशिका के अंदर 20 से 40 हो सकते हैं। सर तेल लवक को इलेओप्लास्ट और मंड लवक को अमाइलोप्लास्ट। आई एम कंफ्यूज्ड सर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है रे, पढ़ाई किया कर, तू अभी तक यहीं पर अटका पड़ा है। तेल लवक को इलेओप्लास्ट, मंड लवक को अमाइलोप्लास्ट, प्रोटीन लवक को एल्यूरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट। एल्यूरोन ग्रेन्स नाम सुना? एल्यूरोन, एल्यूरोन है, याद आ रहा है? एल्यूरोन एक परत होती है जो प्रोटीन की बनी होती है, तो उससे याद रखना एल्यूरो वर्ड जो होता है वो प्रोटीन के लिए होता है, अमाइलो जो होता है मंड के लिए होता है, बाकी इलेओ जो होता है वो तेल के लिए होता है। ठीक है, हाँ जी। सर आप लाइव बैच में नहीं आते हैं शूरमा में? शूरमा में क्यों नहीं आते हैं सर? यहाँ पर आ गए उसमें दिक्कत है, शूरमा में आओ सर। हम ना शूरमा में आपका वेट कर रहे हैं सर। भाई तू पढ़ता क्यों नहीं है? हैं सर मेरी बुक में माइक्रोमीटर दिया हुआ है। हाँ बेटा, ये बिल्कुल सही बात है। ये पुरानी वाली एनसीईआरटी, इसको सही करिएगा। ये मिलीमीटर नहीं है भाई साहब, मिलीमीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ये माइक्रोमीटर होएगा, इसको माइक्रोमीटर करिएगा। क्या करेंगे? इसको माइक्रोमीटर करेंगे। यहाँ पर गलत दे रखा है आपकी हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी। सर फिर पुरानी क्यों लेकर आते हो? बताने के लिए, थैंक यू याद दिलाने के लिए। यहाँ पर क्या होएगा? माइक्रोमीटर होएगा, मिलीमीटर नहीं होएगा। ठीक है जी, आइएगा। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब सूत्र कणिका की तरह हरित लवक भी दो झिल्ली युक्त होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में दो झिल्ली थी, ऐसे यहां पर भी कितनी झिल्लियां मिल रही है बेटा? दो झिल्लियां मिल रही हैं, और इसमें से एक भीतर की तरफ है और एक बाहर की तरफ है। जो भीतर की तरफ जो होती है वो अपेक्षाकृत कम पारगम्य होती है। हाँ, यहां से सुन लेना, यहां से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है, पूरी संभावना है। क्या आपसे प्रश्न पूछ लिया? इमेजिन कर, बहुत लकी होऊंगा मैं अगर इस साल ये प्रश्न आ गया। क्या कि जो हरित लवक की जो दो झिल्लियां हैं उनमें से सबसे कम पारगम्य कौन सी होती है? भीतर वाली झिल्ली कम पारगम्य होती है कि बाहर वाली झिल्ली कम पारगम्य होती है? तो याद रखना, जो भीतर वाली जो झिल्ली है ये कम पारगम्य है। कैसी है? कम पारगम्य है। पारगम्य का मतलब क्या होता है? आने जाने देना, है ना, परमिएबिलिटी। तो देख, बाहर से अगर कोई आ भी जाता है तो अंदर एक और दीवार है, और ये वाली दीवार जो होगी ये घुसने से बिल्कुल ही मना कर देती है, यानी बहुत कम पारगम्य होती है, अंदर आने से रोक देती है। ठीक है, सो ये चीज याद रखना, यहां से प्रश्न उठने की संभावना होती है। जिन लाइनों को आप हल्के में ले लेते हो वहीं से ही प्रश्न उठ जाते हैं। हरित लवक के अंदर जो अंत्य झिल्ली जो होती है उससे घिरा हुआ जो अवकाश जो होता है उसको हम स्ट्रोमा पीठिका बोलते हैं। अब पीठिका के अंदर क्या मिलने वाला है आइए समझते हैं। ये जो संरचना जो थी इसको हमने बोल दिया, अंदर जो द्रव्य मिल रहा था इसको हमने बोला पीठिका, और इस पीठिका के अंदर बहुत सिंपल भाषा में हम बोल रहे हैं क्या भैया, इस पीठिका के अंदर ये एक झिल्ली में एक संरचना है। क्या है? एक झिल्ली में संरचना, एक झिल्ली से बनी हुई संरचना है, जिसके नीचे ऐसी ही एक और झिल्ली से बनी हुई संरचना है, जिसके नीचे एक और झिल्ली से बनी हुई, एक और झिल्ली से बनी हुई, एक और झिल्ली से बनी हुई, एक और झिल्ली से बनी हुई संरचना है। डन। अब ये जो सिंगल जो संरचना जो थी, एक संरचना जो है, इसको हम क्या बोलते हैं और कंप्लीट को हम क्या बोलते हैं? देखिए, सिंगल जो है उसको हम क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड बोलते हैं। सिंगल को हम क्या बोलते हैं? थाइलेकॉइड कहते हैं। और ये जो पूरा जो समूह जो है थाइलेकॉइड का, इसको हम बोलते हैं ग्रेनम कहते हैं। नहीं सर हमारी बुक में ग्रेना लिखा हुआ है। मैंने कहा रुक जा, अभी पूरा पढ़ तो ले। क्या बोलते हैं इस पूरे, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनम बोलते हैं। अब ऐसे कई सारे क्या होते हैं गुरु यहाँ पर? ग्रेनम होते हैं। 1 2 3 4 इस तरीके से कई सारे क्या होते हैं? ग्रेनम होते हैं। तो ये भी ग्रेनम है, ये भी ग्रेनम है। देखिए ये भी ग्रेनम है, ग्रेनम है, ग्रेनम, 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 अरे ग्रेनम, 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 ग्रेनम। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम, ये ग्रेनम। अब ये ग्रेनम जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। सर किससे जुड़े हुए हैं? ये ग्रेनम जो है ये आपस में जुड़े होते हैं एक नलिका से, और ये जो नलिका जो होती है, इस नलिका को हम, ये जो ग्रेनम जो होते हैं ये जुड़े होते हैं नलिका से, और इस नलिका को, ये जो ग्रेनम को जोड़ रही है, इसको हम बोलते हैं पीठिका पटलिका। आप में से कितने बच्चों को ये वर्ड याद आ रहा है? पटलिका। इसको हम बोलते हैं पीठिका पटलिका। आप में से कितने बच्चों को, हाँ भाई अमर कुमार, याद आ रहा है ये पटलिका वर्ड? स्ट्रोमा लेमिला कहा जाता है इसको, स्ट्रोमा लेमिला। आप में से कितने बच्चों को वर्ड ये याद आ रहा है पटलिका? बताइए जरा मुझको, ये मैंने पटलिका वर्ड आपको कहां पर बताया था? बोलिए, ये जो पटलिका वर्ड जो है ये मैंने आपको कब बताया था, कहां पर बताया था? यस सकीना, वेल डन बेटा, वेरी गुड,
बहुत ही बढ़िया, याद कर, वेल डन गुड़िया, बहुत ही बढ़िया। जब हमने मीजोजोम पढ़ा था, याद कर, मीजोजोम जो थे 3 आकृति में मिल रहे थे, याद कर, कुछ गोल गोल थी पुट्टिका, याद आ रही है, कुछ छोटी छोटी नलिकाएं थी, नलिका, कुछ लंबी लंबी नलिकाएं थी, हाँ, उन लंबी लंबी नलिकाओं को क्या बोला था? पटलिका, अंग्रेजी में लेमिला, याद रखना। जो लंबी लंबी नलिकाएं होती है उनको हम क्या बोलते हैं? पटलिका। अब ये लंबी लंबी नलिका पीठिका में मिल रही है, ये लंबी लंबी नलिका जो है इस द्रव्य में मिल रही है, तो इनका नाम है पीठिका पटलिका। तो पीठिका पटलिका किसको जोड़ रही है? सर इस ग्रेनम को इससे, इस ग्रेनम को इससे, ऐसे ग्रेनम को ग्रेनम से जोड़कर, क्या, जो कई सारे ग्रेनम हैं, ये ग्रेनम, कई सारे ग्रेनम किससे जुड़े हुए हैं सर? पीठिका पटलिका से जुड़े हुए हैं। तो पीठिका पटलिका और ये ग्रेनम पीठिका पटलिका ग्रेनम, पीठिका पटलिका ग्रेनम, पीठिका पटलिका ग्रेनम, पीठिका पटलिका, ये सारी चीजें मिलकर क्या कहलाता है? ग्रेना कहलाता है। तो अब आप मुझे बताएं, क्या मैं इसको उल्टे तरीके से बोलूंगा, जरा ध्यान से सुनना। क्या पीठिका के अंदर, स्ट्रोमा के अंदर क्या मिल रहा था? ग्रेना मिल रहा था। सुन मेरे वर्ड को, क्या ये जो पीठिका जो है इसके अंदर क्या मिल रहा था? ग्रेना मिल रहा था। आपने बोला सर व्हाट इज ग्रेना? मैंने कहा रुक तसल्ली से सुन। मैंने कहा ग्रेना जो है 2 चीजों से मिलकर बना हुआ। आपने बोला किससे? मैंने कहा ग्रेनम से और पीठिका पटलिका। तुमने पूछा ग्रेनम क्या है? मैंने बोला कई सारे थाइलेकोइड्स एक दूसरे के ऊपर लग जाते हैं और मिलकर क्या बनाते हैं? ग्रेनम। आपने बोला ठीक है, ऐसे कई सारे ग्रेनम मिलकर, ऐसे कई सारे ग्रेनम आपस में जुड़ते हैं, किससे? पीठिका पटलिका। तो कई सारे ग्रेनम आपस में जुड़ गए, पीठिका पटलिका मिलकर क्या बना दिया है? ग्रेना बना दिया है। डंडना डंडन, इतनी सी थी ये बात, यहां तक की थी ये बात। तो ग्रेना की इकाई क्या हो गई? ग्रेना किससे बना हुआ है सर? ग्रेना बना हुआ है कई सारे ग्रेनम से। नहीं, ग्रेना किससे बना हुआ है? कई सारे ग्रेनम से बना हुआ है, जो आपस में जुड़े हुए हैं, किससे? पीठिका पटलिका से जुड़े हुए हैं। सर जी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेटा? ग्रेना को इंग्लिश में ग्रेना ही कहते हैं, है ना, और ग्रेनम को इंग्लिश में ग्रेनम ही बोलते हैं। पीठिका पटलिका मैंने ऊपर लिख दिया, स्ट्रोमा लेमिला बोलते हैं। थाइलेकोइड को अंग्रेजी में थाइलेकोइड ही बोलते हैं अंग्रेजों। डन, इतनी सी बात। चलिए जी, दंडना डंडन, एक बार फटाफट यहां पर भी देख ले जल्दी से फटाफट। हाँ जी, क्या पीठिका में चपटी झिल्ली युक्त थैली जैसी संरचना, झिल्ली युक्त, झिल्ली से बनी हुई है, जिसका नाम है क्या? थाइलेकोइड, जिसका नाम है। और ये थाइलेकोइड जो होते हैं सिक्कों की तरह, जैसे आपने एक सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर सिक्के के ऊपर आपने सिक्के रख दिए हैं, ऐसी संरचना बन जाती है, जिसे एक वचन क्या बोलते हैं? ग्रेनम, और कई सारे ग्रेनम मिलकर क्या कहलाते हैं? ग्रेना कहलाते हैं। जो अंतरग्रेना थाइलेकोइड्स भी कहलाते हैं। इसके अलावा कई चपटी झिल्लीनुमा नलिकाएं जो ग्रेना में विभिन्न थाइलेकोइड्स को जोड़ती है, जिन्हें हम पीठिका पटलिकाएं कहते हैं, स्ट्रोमा लेमिला कहते हैं। डन, यहां तक की बात समझ में आ गई है। अब यहां तक की बात थी, अब इसके बाद जो चीज बची है उसको फटाफट खत्म करते हैं। अब इधर देखिएगा भाई साहब, आप यही तो कहेंगे सर हरित लवक के अंदर प्रकाश संश्लेषण होना है। मैंने कहा यस, और प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या चाहिए? वर्णक चाहिए। मैंने कहा यस। वर्णक कौन से? क्लोरोफिल है, कैरोटिनॉइड है। आपने बोला यस। ये सर हाँ, ये सर ये वर्णक कहां पर मिलते हैं? तो गुरु ध्यान से सुनना, ये जो थाइलेकोइड है, इस थाइलेकोइड को मैंने यहां पर बनाया, अगर बन जाए तो देख, ध्यान से देखना, ये थाइलेकोइड मैंने बनाया। अगले पेज पर बनाते हैं ना यार, हमारे पास पेज है, ऐसी कौन सी बात है। इस थाइलेकोइड को, अरे यार जगह नहीं है, वास्तव में यही बनाना पड़ेगा। इस थाइलेकोइड को मैंने यहां पर बनाया, ये तेरे को थाइलेकोइड दिख रहा है? यस सर। ये कौन है गुरु? सर ये थाइलेकोइड है। कौन है बेटा? ये थाइलेकोइड है। कौन है बेटा? ये थाइलेकोइड है। डन। अब इस थाइलेकोइड के नीचे एक और थाइलेकोइड होगा, जस्ट इमेजिन, इसके नीचे एक और थाइलेकोइड होएगा। है, थाइलेकोइड के नीचे कौन है? सर थाइलेकोइड है, एक और थाइलेकोइड होगा। मैंने कहा ठीक है जी। फिर उसके नीचे एक और थाइलेकोइड होएगा। ठीक है, तो ये जो थाइलेकोइड की जो झिल्ली है ना बेटा, इसी थाइलेकोइड की झिल्ली के अंदर क्या मिलते हैं? आपके वर्णक मिलते हैं।
तो ये जो थाइलेकोइड की झिल्ली है, इसी झिल्लियों के अंदर क्या मिलते हैं आपके, थाइलेकोइड की झिल्ली जो होती है, इन्हीं के ये अंदर कौन मिलते हैं बेटा, याद रखना, इन्हीं के अंदर कौन मिलते हैं, वर्णक मिलते हैं। जो क्लोरोफिल और कैरोटिनॉइड्स थे ना, वो क्लोरोफिल कैरोटिनॉइड्स किसमें मिल रहे हैं, थाइलेकोइड की झिल्लियों के अंदर मिलते हैं, और मिलकर कुछ समूह बनाते हैं जो आप पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण चैप्टर में, जिनको हम क्वांटासोम्स भी बोलते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कई सारे नाम होते हैं। ठीक है, सो आई होप यहां तक की बात समझ में आ गई होगी। अब बचा ये पीठिका। सर इस पीठिका में और भी कुछ है? यस बेटा, इस पीठिका में आपका राइबोसोम भी होता है। अब राइबोसोम जो होता है पीठिका में, यहां बना देता हूं, पीठिका में जो राइबोसोम होता है बहुत सीधा सीधा बिल्कुल वैसा ही माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा 70s प्रकार का होता है। और गुरु यहां पर याद रखना, और यहां पर याद रख लीजिएगा, और साथ साथ याद रख लेना, क्या राइबोसोम तो मिल ही रहा है बेटा, और क्या मिल रहा है यहां पर, एकल वृत्ताकार डीएनए भी मिल रहा है। क्या मिल रहा है, एकल वृत्ताकार डीएनए भी मिल रहा है। यानी दो ऐसे कोशिकांग हैं, दो ऐसे कोशिकांग हैं जिनके पास खुद का डीएनए मिल रहा है। कौन? एक तो हरित लवक है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है। हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों के पास क्या है, डीएनए है। तो जरा सोचिए, क्या मैं इसको भी अर्धस्वायत्त कोशिकांग बोलूंगा कि नहीं बोलूंगा? इसको भी क्या बोलेंगे, अर्धस्वायत्त कोशिकांग बोलेंगे। अब यही चीज यहां पर आपकी एनसीईआरटी में भी साफ साफ बता रखी है, आप यहां पर पढ़ सकते हैं। पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ। हरित लवक की पीठिका में बहुत एंजाइम मिलते हैं। ऑब्वियस सी बात है बेटा, प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो एंजाइम कहां पर मिलेंगे, पीठिका में मिलेंगे, जो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के संश्लेषण से संबंधित होंगे। भाई प्रकाश संश्लेषण कराएगा ना, कार्बोहाइड्रेट, कुछ मात्रा में प्रोटीन्स भी बनते हैं। अब प्रोटीन क्यों सर? अरे बेटा यहाँ पर राइबोसोम अगर लिखा है तो राइबोसोम किसकी फैक्ट्री है, प्रोटीन की। तो राइबोसोम ने तो प्रोटीन बना दिया। अब वो प्रोटीन एंजाइम्स होंगे, वो एंजाइम क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में क्या बनेगा, कार्बोहाइड्रेट बनेगा। अब हमारी एनसीईआरटी बहुत जबरदस्त तरीके से खेल जाती है। क्या एक ही साथ लिख दिया क्या, कि एंजाइम मिलने जो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। अरे बांगड़ू, आप बोलेंगे सर प्रकाश संश्लेषण में तो कार्बोहाइड्रेट बनता है, प्रोटीन कैसे बन गया? राइबोसोम नहीं मिल रहा। राइबोसोम क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। उसमें से कुछ प्रोटीन क्या होंगे, एंजाइम होंगे, जो क्या बनवाएंगे, कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे। सर हमारी बुक में एटीएस भी लिखा है। अरे बांगड़ू तू पढ़ता नहीं है यार, ध्यान से तू पढ़ा कर बेटा, नहीं तो मैं तेरा नाम ले लूंगा फिर। पूनम कुमारी, इनमें छोटा द्विलड़ी वृत्ताकार डीएनए मिल रहा है, राइबोसोम मिल रहे हैं। चलो जी, यहां पर भी क्या मिल रहा है, एक वृत्ताकार क्या मिल रहा है, दो लड़ियों से बना हुआ डीएनए मिल रहा है, एक मिल रहा है। ठीक है, और राइबोसोम मिल रहा है। अब इधर पढ़ क्या लिखा हुआ, सर हमारे एटीएस लिखा हुआ है, देख पढ़। हरित लवक थाइलेकोइड में, हाँ ठीक है, ये भी चीज समझ में आ गई है कि भैया वो जो हरित लवक जो होते हैं, हरित लवक थाइलेकोइड में उपस्थित होते हैं। ये गलत लाइन लिखी हुई है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर हरित लवक की जगह करिएगा हरित पर्ण, हरित पर्ण करिएगा। हरित पर्ण थाइलेकोइड की झिल्ली में मिलते हैं। हरित पर्ण का मतलब क्लोरोफिल। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पर हरित लवक की जगह कर लीजिएगा पर्ण हरित, पर्ण हरित कर लीजिएगा, क्लोरोफिल कर लीजिएगा। ये स्टेटमेंट गलत दे रखा है आपकी एनसीईआरटी में, सही कर लीजिएगा। क्या खुद सोच, हरित लवक थाइलेकोइड में उपस्थित होते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा। हरित लवक थाइलेकोइड में होता है कि थाइलेकोइड हरित लवक में होता है? लगाओ दिमाग लगाओ। सर थाइलेकोइड हरित लवक में होते हैं ना, तो यहां पर हरित लवक की जगह आना था क्या, पर्ण हरित। पर्ण हरित जो होते हैं यानी क्लोरोफिल जो होता है, वो कहां पर होते हैं, थाइलेकोइड की झिल्ली में होते हैं, जो मैंने आपको अभी अभी बता दिया है। ठीक है, हरित लवक में पाया जाने वाला राइबोसोम 70S कोशिका द्रव्य राइबोसोम से छोटा होता है। अले बांगड़ू, अले बांगड़ू, ए बांगड़ू, जरा दिमाग लगा, इस लाइन का मीनिंग समझ में आया? देख तेरे सामने ये कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। ओके सर, यहाँ पर कोशिका द्रव्य में राइबोसोम है। ओके सर, कोशिका द्रव्य में राइबोसोम कौन सा होता है सर? एटीएस होता है। कौन सा होता है? एटीएस होता है ना। और यहाँ पर तेरे से कह रहा है कि भाई ये तेरा जो क्लोरोप्लास्ट जो है, उसके अंदर जो तेरे पास जो राइबोसोम मिल रहा है गुरु, वो राइबोसोम इस राइबोसोम से छोटा होता है, जिसको जो 70S है, ये बोल रहा है। ये समझ में आया? ये बोल रहा है कि भैया हरित लवक में जो होता है वो 70S होता है, जो छोटा होता है किससे, 80S से। वो 80S जो कोशिका द्रव्य में मिल रहा है, ऐसा बोल रहा है। पढ़ाई करना सीखो, पढ़ाई एनसीईआरटी को पढ़ना सीखो। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ेगा तो ही तेरा सिलेक्शन होएगा,
नहीं तो नहीं होएगा, साफ साफ भी बात है। अब यहां पर एक बच्चा जो है बहुत कंफ्यूज हो रहा है, कह रहा है सर द्विलड़ी वृत्ताकार लिखा हुआ, ये तो वहां तो एकल लिखा हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया में। अब ये भी बहुत कंफ्यूज कर देते तुमको। चलो हम तुमसे पूछते हैं, ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तुमको, फिर भी मेरे को बता, ये तेरे को डीएनए दिखाई दे रहा है, पहले तो मेरे को बताइए द्विरज्जु की है कि एकल रज्जु की है? भूपेश कुमार को क्लास से बाहर निकाल दो, इसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है भाई साहब, इसको बस नया पुराना करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है? ठीक है। और ये गुंजन जो है अंसारी जो है, इसको भी, गुरफान जो भी है जिस नाम से भी है, गुफरान, इनको भी, इनको बस यही करना है, नया पुराना नया पुराना नया पुराना पुराना नया नया पुराना। पढ़ने से कोई रत्ती भर मतलब नहीं है, बस नया पुराना नया पुराना नया पुराना। ताजा चाहिए इनको, ताजा सिका हुआ। अभी बासा हो जाता है लेक्चर, थोड़ा सा 1-2 महीने पुराना हो तो बासा हो जाता है। पढ़ाई कर लो बेटा, नहीं ना तुम्हारी क्लास बंद कर दूंगा। ये फालतू की बातें इतना सुनने का ना मेरे पास समय ना तुम्हारे पास समय होना चाहिए। अभी थ्योरी है, थ्योरी को पढ़ो, जस्ट थ्योरी है बायो में, कोई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं है कि क्वेश्चन पुराना हो गया क्वेश्चन नया हो गया। कोई फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं है, जो थ्योरी यहां पर थी वही थ्योरी है, कोई नया पुराना नहीं होता है। हाँ मैं मानता हूं फिजिक्स केमिस्ट्री में होता है नया पुराना, क्योंकि क्वेश्चंस का क्राइटेरिया बदलता है, क्वेश्चंस नए नए आते हैं। बायो में थ्योरी जो है वो जस्ट थ्योरी है। थ्योरी चाहे आप 1 साल पहले पढ़ो चाहे 2 साल, तेरे को पता है कोटा में, तेरे को पता है, तेरे को एक चीज बता देता हूं यहाँ पे पढ़ने के साथ साथ, कोटा में ना पता है क्या होता था पहले, हमारे टाइम के बाद में, यानी लगभग 2008 2009 10 11 12 13, इसकी अगर मैं बात करूं, कोटा में पेन ड्राइव चला करती थी। पेन ड्राइव, तेरे को पता है पेन ड्राइव में जो बड़े बड़े टीचर होते थे ना, उन टीचर्स के लेक्चर होते थे। अब वो पेन ड्राइवें मिला करती थी दुकानों पर, और वहां पर लोग आते थे, पेन ड्राइव लेते थे, उन पेन ड्राइव में वीडियो लेक्चर होते थे, उनको देखते थे और सिलेक्शन लेते थे। वो तो अब समय आ गया क्या, ऑनलाइन टीचिंग का। जरा सोच, क्या वो बच्चे कहते थे सर ये तो पेन ड्राइव में पुराना दे दिया नया दो ना? व्हाट इज दिस? बायो के लेक्चर नया पुराना नहीं होता है, बात होती है कि कितना आप उसको ध्यान से पढ़ रहे हैं, उस थ्योरी को समझ रहे हैं। ठीक है भूपेश? हाँ जी, जल्दी से मुझे बताइए, ये डीएनए आपको एकल रज्जु की दिखाई दे रहा है कि द्विरज्जु की दिखाई दे रहा है? डबल स्ट्रैंडेड दिखाई दे रहा है। कैसा है बेटा? 2 रज्जु से बना हुआ है ना, द्विरज्जु की। इधर देखना, द्विरज्जु की है। यार मेरे पास कोई खाली जगह है, 1 सेकंड, कोई खाली 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 पेज। यस, चलो देख, मैंने कहा ये डीएनए देख, तुमने कहा देख रहे हैं। मैंने कहा तेरे को कितने रज्जु दिखाई दे रहे, कितने धागे दिखाई दे रहे जो आपस में जुड़े हुए हैं? सर 2 धागे दिखाई दे रहे हैं, यानी ये संरचना कैसी है? द्विरज्जु की है ना, 2 रज्जु के, डबल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, ओके डन। चलो जी, अब ऐसे डीएनए मेरी कोशिकाओं में मिल रहे हैं, कहां पर? केंद्रक में। ऐसा डीएनए मेरी कोशिका में मिल रहा है। मैंने बोला ये मेरी कोशिका, इस कोशिका का केंद्रक, और इसके अंदर इस तरीके से डीएनए मिल रहे हैं। ओके, सिंपल सा था। कहां चला गया? द्विरज्जु की क्या मिल रहे हैं? डीएनए मिल रहा है। डन, ओके। अब मैं तुमसे कहता हूं, अब इधर देख, मुझे बता जरा जल्दी से, फटाफट मुझे बताना, क्या ये डीएनए तुमको एकल रज्जु की दिखाई दे रहा है कि ये भी द्विरज्जु की दिखाई दे रहा है? ये वाला भी जल्दी से बताओ। ये भी कैसा है? 2 रज्जु है बेटा। यहां पर भी कितनी रज्जु हैं? सर 2 रज्जु हैं, है? लेकिन इसके दोनों के, ये जो दोनों सिरे थे, अगर ये जुड़ जाए गुरु, ये जुड़ जाए तो ये भी तो द्विरज्जु की है। हाँ सर, ये भी द्विरज्जु की है, लेकिन ये द्विरज्जु की डीएनए मिलकर एक गुणसूत्र कहला रहा है। क्या कहला रहा है? एक गुणसूत्र कहला रहा है। ये सिंपल एक डीएनए है, एक डीएनए जो 2 रज्जु से बना हुआ है। यहां पर भी एक डीएनए
जो दो रज्जू से बना हुआ है। फर्क देख, यहां पर भी ये डीएनए, हाँ कितने रज्जू से बना हुआ है? दो। यहां पर भी एक डीएनए जो किससे बना हुआ था? दो रज्जू से। बस फर्क इतना सा था कि आपने इस डीएनए के दोनों सिरों को जोड़ दिया। जब जोड़ दिया तो ये संरचना जरा सोच, क्या ये एक संरचना वृत्ताकार है या गोलाकार बनी? हाँ सर। लेकिन क्या ये संरचना वृत्ताकार दिख रही है? नहीं। बस इतनी सी बात है। अब ऐसा डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी मिलता है, ऐसा डीएनए आपके माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिल रहा था, ऐसा डीएनए आपके हरित लवक में भी मिल रहा था। ये बोल रखा है आपका, तो आप उससे कंफ्यूज्ड मत होइएगा। डबल हेलिक्स तो ये यहां पर भी है, द्विरज्जुकी का मतलब डबल हेलिक्स। दो रज्जू जो है हेलिकल, यानी हेलिकल का मतलब कुंडलित रूप में मिल रही है? खत्म, ये थी। हाँ जी बताइए सर, ये तो मैगी दिख रहा है, खा ले बेटा। हाँ जी समझ में आ गया, क्लियर है अब कंसेप्ट। अब भूलेंगे तो नहीं इस चीज को, याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा, ठीक है? याद रखना, ऐसा डीएनए प्रोकैरियोटिक कोशिका में भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी होता है, हरित लवक के अंदर होता है, और ऐसा डीएनए यूकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में होता है। याद रखना, भूल ना जाइएगा। ये था बेटा जी हमारा लवक। इतनी सी बातें थी किसमें? लवक में। ये सारा हमने पढ़ लिया है लवक। अब इसके बाद एक आखिरी जो यहां पर जो चीज आपको दिख रही है, एक बार जरा इसको और देख लो फटाफट, हालांकि आउट ऑफ कोर्स है फिर भी सुन लो। इलेओप्लास्ट क्या था? तेल लवक था। इलेओप्लास्ट कौन था? तेल लवक था। क्रोमोप्लास्ट कौन था? वर्णी लवक था। क्लोरोप्लास्ट क्या था? हरित लवक था। जिसने पूछा था कौन किस में कन्वर्ट होता है, अमाइलोप्लास्ट क्या था? मंड लवक था। और एल्यूरोप्लास्ट कौन था बेटा जी हमारा? एल्यूरोप्लास्ट जो था वो कौन था? प्रोटीन लवक था। ठीक है गुरु। और ये तीनों जो थे बेटा जी, ये तीन जो थे, ये तीन जो थे, ये तीन मिलकर क्या कहला रहे थे? ये तीनों को मिलाकर हमने बोला था अवर्णी लवक। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये तीनों को मिलाकर हम क्या बोलते हैं? अवर्णी लवक बोलते हैं। अब ये यहां पर इस डायग्राम में बताने की कोशिश क्या किया जा रहा है? हाँ जी, हाँ सर, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या होता है? वेल डन मुस्कान, वेरी गुड बेटा। आहा, ए ओहो, बहुत ही बढ़िया बेटा, वेरी गुड बेटा। ये तीन थे आपके कौन? ये तीन थे आपके कौन? अवर्णी लवक, ये था हरित लवक, और ये है वर्णी लवक। तो तीन प्रकार के आपके लवक हो गए। ये लवक वर्णी लवक, हरित लवक, और ये तीन प्रकार थे किसके? अवर्णी लवक के। अब बात आ रही है कौन किसमें कन्वर्ट हो सकता है, वो समझना। बात आ रही है कौन किसमें कन्वर्ट हो सकता है, वो समझिए। इसको मैं साइड में कर देता हूं ताकि ये कंफ्यूज ना करे। ठीक है, इधर देखना, फील करना, समझना। देख, कौन किसमें कन्वर्ट हो सकता है? सिर्फ प्रोटीन लवक जो हैं वो बदल सकते हैं किसमें? हरित लवक में। हरित लवक इसमें नहीं बदलेगा। प्रोटीन लवक हरित लवक में बदल सकते हैं, हरित लवक वर्णी लवक में बदल सकते हैं। अब जरा इमेजिन कर, हरित लवक के अंदर अगर, हरित लवक के अंदर अगर क्लोरोफिल खत्म हो जाए तो कौन सा पिगमेंट बचेगा? कैरोटीनॉइड, और वो क्या कहलाएंगे? वर्णी लवक। तो हरित लवक बदल सकता है किसमें? वर्णी लवक में। और प्रोटीन लवक बदल सकते हैं किसमें? आपके हरित लवक में। बाकी और कोई किसी में कन्वर्ट होने की क्षमता नहीं रखता है। ये इसमें, ये इसमें, ना ही ये इसमें बदलेगा, ना ही ये इसमें बदलेगा। केवल एक ही चीज याद रखनी है, ये। ठीक है, ये इसमें नहीं बदलता, ये इसमें नहीं बदलता, ये इसमें नहीं बदलता, ये इसमें नहीं बदलता। तो कौन किसमें बदलता है? प्रोटीन लवक हरित लवक में, और हरित लवक वर्णी लवक में बदलने की क्षमता रखते हैं। हाँ जी, हाँ मेरे को पता है ये डायग्राम आपके किसमें नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, लेकिन कई बच्चे बार बार पूछते हैं कि सर हमने यहाँ पर एक प्रश्न देखा था, ऐसा एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में हमको मिल गया था, इसलिए मैंने बस ये बताने की कोशिश करी है। अगर कई बार प्रश्न करते हैं ना तो वो आउट ऑफ एनसीईआरटी भी मिलते हैं आपको एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में, तो बच्चे भौंकला जाते हैं, अरे सर ने तो बताया नहीं था। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया कि कौन किसमें कन्वर्ट हो सकता है। डन डना डन डन।
इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद अगला जो कोशिकांग पढ़ेंगे वो होएगा कोशिका कंकाल। ये पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और